गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और हम बात कर रहे हैं इम्यूनोलॉजी के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने इम्यूनोलॉजी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जाना। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी जाना कि व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन द इन्नेट इम्यूनिटी एंड द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी किसे कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसे कहते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने ये देखा कि इम्यूनिटी क्या होता है। तो बहुत कुछ इंट्रोडक्टरी क्लास जो है हम लोगों ने अपने फर्स्ट लेक्चर्स में देख लिया है। आज आइए बच्चे, इस वीडियो सेगमेंट्स के माध्यम से हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बहुत डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए समय ज़ाया न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, जानते हैं क्या है कुछ खास इसमें। इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग इम्यूनिटी के विषय में बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले हम इन्नेट इम्यूनिटी के विषय में, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बच्चों हम लोगों ने ये जाना था कि इम्यूनिटी दो प्रकार का होता है। एक होता है इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जो होता है वो हम लोगों को एट बर्थ मिलता है, अर्थात जन्म के समय ही मिलता है, जो हमको नेचुरली मिलता है, नेचर के द्वारा हमको गॉड गिफ्टेड मिलता है। वो हमको अपने माँ के गर्भ से ही प्रदान हो जाता है, मिल जाता है। साथ ही साथ जो ये इन्नेट इम्यूनिटी होता है बच्चों, ये क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, अर्थात ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता है। इसके अंदर मेमोरी देखने को नहीं मिलता है। ये सेल्फ और नॉन सेल्फ को नहीं पहचानता है। और यहीं अगर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है वो स्पेसिफिक होता है और वो अडॉप्टेड होता है। कैसा होता है, वो अडॉप्टेड होता है, अर्थात आफ्टर बर्थ हमको मिलता है आर्टिफिशियली। ठीक बच्चों, तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है वो एक प्रकार का एडाप्टेड इम्यूनिटी होता है जो हमको आफ्टर बर्थ मिलता है ऑन द एक्सपोजर ऑफ द वायरस और बैक्टीरिया। जब किसी प्रकार का कोई फॉरेन इन्वाइडर हमारे शरीर के अंदर में एक्सपोज करता है तब हमारे अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप होता है उस इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं बच्चों, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं या अडॉप्टेड इम्यूनिटी कहते हैं। और वो जो इम्यूनिटी होता है वो पूर्ण रूप से स्पेसिफिक इम्यूनिटी होता है। क्या होता है बच्चों, पूर्ण रूप से स्पेसिफिक होता है और उसमें मेमोरी पाया जाता है, जबकि इन्नेट इम्यूनिटी में कोई मेमोरी नहीं होता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है उसमें सेल्फ एंड नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज करने का क्षमता होता है, अर्थात वो अपने कोशिका का और बाहरी कोशिका को ये सब पहचानने का काम कर सकता है। क्योंकि वो स्पेसिफिक होता है इसलिए उसमें रिकॉग्निशन पाई जाती है, मेमोरी पाई जाती है। वो हमको अडॉप्टेड होता है, आफ्टर बर्थ मिलता है और आर्टिफिशियली होता है। ठीक बच्चों, तो इन सब के विषय में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज आइए हम इन्नेट इम्यूनिटी के विषय में बहुत डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बहुत डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक बच्चों, तो सबसे पहला जो होता है बच्चों इन्नेट इम्यूनिटी के प्रकार, हम लोगों ने देखा था कि इन्नेट इम्यूनिटी जो होते हैं वो बेसिकली हम लोग 5 प्रकार के पढ़ते हैं। एक होता है हमारा फिजिकल इम्यूनिटी, या जिसको हम एनाटॉमिकल इम्यूनिटी कहते हैं, या हम इसको इम्यूनिटी क्या बच्चों, हम इसको बैरियर के रूप में पढ़ते हैं। किस रूप में पढ़ते हैं, इस इम्यूनिटी को हम बैरियर्स के रूप में पढ़ते हैं। और बैरियर्स का मतलब भी आप अच्छे से समझिए। तो यहाँ हम लोग जो इम्यूनिटी को पढ़ते हैं, इम्यूनिटी क्या होता है, ये हमारे शरीर के लिए एक प्रतिरक्षा तंत्र होता है, अर्थात एक इम्यून सिस्टम होता है। जिस प्रकार से हमारे कोशिका, हमारे बॉडी में बहुत सारे तंत्र काम करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। तो इसी प्रकार से बहुत सारे सिस्टम्स मिलकर हमारे टोटल वाइटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो इसी वाइटल एक्टिविटीज़ के साथ नेचर ने हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम दिया है बच्चों, उसका नाम है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी अगर ना हो तो हमारा बॉडी, हमारे टोटल वाइटल एक्टिविटीज़ फ्रीली काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एक रेफरेंस दिया था कि जिस प्रकार से हमारे बॉर्डर पर तैनात सैनिक हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं, हम लोग बिल्कुल आराम फरमाते हैं अपने देश के अंदर, जितने भी नागरिक हैं अपने को महफूज समझते हैं। क्यों? क्योंकि बॉर्डर पर हमारे जितने भी सैनिक हैं वो बहुत चौकसी से अपना कर्तव्य निभाते हैं और वो हमको क्या कर दे रहे हैं, सिक्योरिटी प्रदान कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर के जो सोल्जर्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे शरीर के जितने भी विसराज हैं, जितने भी आर्गन हैं, जितने भी टिश्यूज़ हैं, जितने भी सेल्स हैं, सबको वो सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। और ये क्या करते हैं, किसी भी आतंकवादी के रूप में अगर फॉरेन इन्वाइडर के रूप में कोई वायरस बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर एंट्री करता है तो उसको ये मार गिराते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तंत्र नेचर के द्वारा हमको मिला हुआ है। तो आइए इन्हीं के विषय में हम जानते हैं कि बच्चों जो हम लोगों के अंदर जिस प्रकार से सैनिक सोल्जर्स होते हैं उनमें कैटेगराइजेशन होता है, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस फोर्स, आरएएफ, बॉर्डर एसएसबी फोर्स। इसी प्रकार से बहुत सारे जिस प्रकार से मिलिट्री फोर्स में होते हैं बच्चों, ठीक उसी प्रकार से हमारे सैनिक के, हमारे बॉडी के अंदर भी सैनिक रूपी जो इम्यून सिस्टम है, तो बहुत सारे इम्यून सेल्स जो सेल्स हैं वो सोल्जर्स के रूप में काम कर रहे हैं, सैनिक के रूप में काम कर रहे हैं।
तो इसी प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे शरीर के अंदर नेचर ने बैरियर्स बनाया हुआ है, अर्थात किसी भी फॉरेन इन्वाइडर के रूप में कोई भी फॉरेन पार्टिकल सच एज द बैक्टीरिया और वायरस जो हमारे शरीर के अंदर एंट्री करना चाहता है, तो उसके लिए नेचर ने हमारे लिए 3 चेक पोस्ट बनाया है, अर्थात उनको 3 जगह से पकड़ा जाएगा। पहला चेक पोस्ट क्या कहलाता है बच्चों, अर्थात सबसे पहला जो होता है उसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फिर दूसरा जो होता है बच्चों उसको सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, और तीसरा जो होता है उसको हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन डिफेंस को अगर हम बात करें बच्चों, तो फर्स्ट लाइन डिफेंस का अध्ययन हम लोग जो होते हैं एनाटॉमिकल बैरियर्स या फिजिकल बैरियर्स और साथ ही साथ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स और केमिकल बैरियर्स के अंतर्गत करते हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कौन कौन बैरियर्स आते हैं बच्चों? 2 प्रकार के बैरियर्स आते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में। उसका नाम है एनाटॉमिकल बैरियर्स या उसी को हम फिजिकल बैरियर्स भी कहते हैं, और दूसरा जो होता है केमिकल बैरियर्स या फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। ये दोनों बैरियर्स हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को कमांड करते हैं। और दूसरा जो होता है बच्चों जो सेलुलर बैरियर्स होता है, सेलुलर बैरियर्स जो होते हैं वो हमारे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को कमांड करते हैं। सेलुलर बैरियर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को कमांड करते हैं। जबकि जो तीसरा होता है बच्चों वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है, अर्थात जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है उसको हमारी स्पेसिफिक इम्यूनिटी अर्थात जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो एक बार फिर से आप ध्यान दे दीजिए, तो जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंतर्गत हमारे 2 बैरियर काम करते हैं, अर्थात फिजिकल बैरियर्स एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। ये 2 बैरियर्स जो होते हैं वो हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को कमांड करेंगे, और जो केमिकल बैरियर्स होता है वो सेलुलर बैरियर्स जो होता है वो सेलुलर बैरियर्स हमारे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को कमांड करता है। जबकि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक इम्यूनिटी के रूप में एक्वायर्ड इम्यूनिटी के द्वारा कमांड होता है, जिसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स लगाया जाता है। ठीक बच्चों, तो आइए इसी वीडियोज़ के माध्यम से हम तीनों लाइन ऑफ डिफेंस को पढ़ना चाहेंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो सबसे पहले हम इस डिफेंस को पढ़ने से पहले हम लोग बैरियर्स के रूप में अध्ययन कर रहे हैं कि इनेट इम्यूनिटी के टोटल बैरियर्स कितने होते हैं। तो बच्चों यहाँ हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमिकल बैरियर्स या फिर इसी को हम फिजिकल बैरियर्स कहते हैं। दूसरा जो बैरियर्स होगा वो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स या उसी को हम केमिकल बैरियर्स कहते हैं। तीसरा जो होता है सेलुलर बैरियर्स होता है। चौथा जो होता है साइटोकाइन बैरियर्स होता है। इसके बाद इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस एज वेल एज द फीवर। ये सब चीज़ें जो हैं बच्चों इट इज़ द टाइप ऑफ द इनेट इम्यूनिटी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ सेलुलर इम्यूनिटी का जो होता है तो सेलुलर इम्यूनिटी या सेलुलर बैरियर्स को भी हम इनेट इम्यूनिटी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के रूप में। आइए बात करते हैं, तो ये इनेट इम्यूनिटी के अंतर्गत आता है। तो एनाटॉमिकल बैरियर्स है क्या बच्चों? इट ब्लॉक्स द एंट्री इनटू द बॉडी, अर्थात किसी भी फॉरेन इन्वाइडर को हमारे शरीर के अंदर जाने से रोकता है। कौन रोकता है? एनाटॉमिकल। जिस प्रकार से सैनिक हमारे बॉर्डर पर सिक्योरिटी के रूप में काम करते हैं, अगर कोई कोई भी इन्वाइडर, किसी प्रकार का कोई घुसपैठी आतंकवादी अगर हमारे इंडिया के अंदर प्रवेश करना चाहता है तो सबसे पहले वो बॉर्डर पर मुलाकात करेगा किससे? हमारे सोल्जर्स, हमारे सैनिकों से। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा शरीर जो होता है बच्चों, हमारे शरीर का जो बॉर्डर होता है वो क्या होता है? स्किन होता है। अर्थात जो एनाटॉमिकल या जो फिजिकल बैरियर्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक बॉर्डर के रूप में काम कर रहे हैं, एक दीवार के, एक वॉल के रूप में काम कर रहे हैं, विच ब्लॉक्स द एंट्री इनटू द बॉडी, जो किसी भी फॉरेन इन्वाइडर को हमारे शरीर के अंदर आने से रोकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि वो दीवार, वो जो एक चहारदीवारी जुड़ी हुई हमारे शरीर की, वो कौन है बच्चों? तो सबसे पहले स्किन है। कौन है बच्चों? स्किन हमारे शरीर के लिए एक चहारदीवारी का काम कर रहा है, एक वॉल का काम कर रहा है, और जो हमारे शरीर में किसी भी फॉरेन इन्वाइडर को एंट्री करने से रोकेगा। तो आइए बात करते हैं स्किन क्या होता है। इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। ये जो स्किन होता है बच्चों ये हमारे एपिडर्मिस का अपर मोस्ट लेयर होता है। हमारे स्किन के 2 लेयर हैं बच्चों, एक होता है एपिडर्मिस, एक होता है डर्मिस। तो ये जो स्किन होता है जहाँ से हमारे फॉरेन इन्वाइडर आने से ब्लॉक किए जाते हैं, रोके जाते हैं, वो कौन है बच्चों? इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस का सबसे अपर मोस्ट लेयर होता है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? स्ट्रैटम कॉर्नियम कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। क्या है बच्चों? स्ट्रैटम कॉर्नियम। तो स्ट्रैटम कॉर्नियम किसका बना होता है? ये एक डेड केराटिनाइज्ड सेल होता है जो केराटिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये डेड होता है, मृत होता है। कैसा होता है बच्चों? ये जो स्ट्रैटम कॉर्नियम होता है ये हमारे एपिडर्मिस का सबसे टॉप मोस्ट लेयर होता है, सबसे बाहरी लेयर होता है, जो क्या कहलाता है? स्ट्रैटम कॉर्नियम। और ये स्ट्रैटम कॉर्नियम जो होता है डेड केराटिन प्रोटीन का बना हुआ एक सेल होता है। ठीक बच्चों,
और ये क्या होता है, अगर इसके नेचर की हम बात करें तो इसका नेचर कैसा होता है, इट इज़ द वाटर प्रूफ एंड जर्म प्रूफ। अर्थात ये वाटर प्रूफ होता है, हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार का कोई फ्लूइड अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। और ये जर्म प्रूफ होता है, किसी प्रकार का कोई फॉरेन इन्वाइडर, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस हमारे शरीर के अंदर नहीं एंट्री कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारा स्किन वाल के रूप में काम कर रहा है, और उसका जो वाल बनाया गया है एक बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही मजबूत एक लेयर से बनाया गया है, विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, और उसका नाम है स्ट्रैटम कॉर्नियम। और ये स्ट्रैटम जो कॉर्नियम है बच्चों, ये क्या होता है, एक डेड केराटिन प्रोटीन का बना होता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, तो आप जैसा कि ये फिगर में देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर, देख रहे हैं ना। तो ये जो एरिया होता है, ये केराटिन प्रोटीन का बना हुआ आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो किसी भी प्रकार के किसी भी फॉरेन इन्वाइडर को हमारे शरीर के अंदर एंट्री करने से रोकता है। इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। दूसरा अगर हम देखें बच्चों, जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और भी जो फिजिकल बैरियर्स के रूप में काम कर रहा है, वो क्या है, वो है सीबम फैटी एसिड, दैट इज द सीक्रेटेड बाय द सीबेसियस ग्लैंड्स इन द डर्मिस। तो ये क्या होता है बच्चों, इट इज आल्सो द डेरिवेटिव्स ऑफ द स्किन। तो जो सीबम या जो ऑयल ग्लैंड्स होता है बच्चों, ऑयल ग्लैंड्स भी हमारे स्किन का डेरिवेटिव्स कहा जाता है। और ये क्या होता है, ये सीबेसियस ग्लैंड्स, अर्थात जो सीबम होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द फैटी एसिड्स, ये एक फैटी एसिड सीक्रेट करता है, और ये हमारे डर्मिस में जो सीबेसियस ग्लैंड होता है वहाँ से रिलीज होता है। तो सीबम जो फैटी एसिड, सीबम जो हमारा ऑयल निकलता है हमारे शरीर से, क्योंकि जब हम लोग सुबह सुबह उठते हैं तो देखिए चिपचिपा चिपचिपा ऑयल जैसा दिखता है हमारे चेहरे पर, तो वो क्या है बच्चों, इट इज़ अ टाइप ऑफ द ऑयल। अर्थात एक प्रकार का ये ऑयल है, जो कहाँ से निकलता है, ऑयल ग्लैंड से निकलता है, और ये हमारे डर्मिस पार्ट से रिलीज होता है। तो सीबम जो होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द फैटी एसिड सीक्रेटेड फ्रॉम द सीबेसियस ग्लैंड्स इन द डर्मिस। अर्थात डर्मिस के सीबेसियस ग्लैंड से निकलने वाला एक सीबम है, जिसको हम फैटी एसिड्स कहते हैं, या जिसको हम ऑयल कहते हैं। ये भी हमारे किसी भी फॉरेन इन्वाइडर को अपने शरीर में एंट्री करने से रोकता है। ठीक बच्चों, तो ये क्या करता है, ये जो फैटी एसिड जो सीबम जो ऑयल से बच्चों, ये क्या करता है, हमारी स्किन के पीएच को क्या कर देता है, एसिडिक बना देता है। अर्थात इसका जो पीएच होता है 4.5 टू 5.5, अर्थात स्लाइटली एसिडिक फॉर्म बनाता है। जो सीबम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, सीबम हमारे शरीर के ऊपर जो चिपचिपा एक फ्लूइड पदार्थ निकलता है, वो हमारी स्किन को कैसा बना देता है बच्चों, वो हमारे स्किन को एसिडिक बना देता है, अर्थात स्लाइटली एसिडिक फॉर्म बनाता है। और वो एसिडिक फॉर्म क्या करता है, किसी भी पैथोजन को ग्रो करने के लिए क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो कोई भी पैथोजन इस मीडियम पर, इस स्लाइटली एसिडिक मीडियम पर ग्रो नहीं कर सकता, अर्थात उसके एक्टिविटी को क्या कर देता है, डाउन कर देता है। तो कोई भी फॉरेन इन्वाइडर हमारे स्किन से जब चिपकेगा तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक मीडियम में अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएगा। और इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, हमारा सीबम। अर्थात ये जो सीबम जो हमारे डर्मिस के सीबेसियस ग्लैंड से निकलता है, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट फॉर द चेक, अर्थात ये ब्लॉक करने का काम करते हैं, किसको, फॉरेन इन्वाइडर को, या तो फिर फॉरेन पार्टिकल्स को, सच एज द बैक्टीरिया एंड वायरस, इन सबको रोकने का काम करता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, आप इसको देख लीजिए, वाउंड, इंजरी और एनी कट कैन प्रोवाइड अ पाथ टू एनी पैथोजन इनटू द डीपर टिश्यू। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, अर्थात किसी भी पैथोजन को, किसी भी फॉरेन इन्वाइडर को हमारे शरीर के अंदर घुसने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, अर्थात अगर हमारे स्किन में किसी प्रकार का कोई वाउंड हो जाएगा, घाव हो जाएगा, इंजरी हो जाएगा, चोट लग जाएगा, या कट हो जाएगा, कहीं कट जाएगा, तो किसी भी पैथोजन को बड़े आसानी से हमारे शरीर के अंदर एंट्री दे देगा, अर्थात वो डीप टिश्यू के अंदर चला जाएगा। तो हमको क्या केयर करना चाहिए, हमको ये केयर करना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार से कोई फॉरेन इन्वाइडर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन का जो स्ट्रैटम कॉर्नियम होता है, वो केराटिन प्रोटीन का बना होता है, बहुत स्ट्रांग वाल के रूप में खड़ा है, वो एंट्री नहीं देगा, बशर्ते अगर हम एक लापरवाही नहीं करेंगे। तब कौन सा लापरवाही, कि हम अपने स्किन पर किसी प्रकार का कोई टीयर वियर ना होने दे, किसी प्रकार का कोई वाउंड ना होने दे, किसी प्रकार का कोई इंजरी ना होने दे, किसी प्रकार का कोई कट मार्क ना लगने दे। अगर इन सब चीज़ों से हम अपनी स्किन को बचा लेंगे तो किसी प्रकार का कोई फॉरेन इन्वाइडर हमारे स्किन से अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत मजबूत दीवार नेचर ने हमको बना के दिया है, किस रूप में, स्किन के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों, अगला हम आते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन का। पहला हुआ स्किन, तो स्किन सबसे पहले क्या करेगा, किसी भी पैथोजन को रोकने का काम करेगा। साथ ही साथ नेचर ने एनाटॉमिकल बैरियर्स के रूप में, फिजिकल बैरियर्स के रूप में दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमको दिया है, वो क्या दिया है बच्चों, म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन भी हमारे फिजिकल बैरियर्स का दूसरा कंपोनेंट है। आइए बात करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के विषय में। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है बच्चों,
मेम्ब्रेन कवरिंग इंटरनल वॉल ऑफ द बॉडी कैविटीज एंड पैसेज। ये जो मेम्ब्रेन होता है बच्चों, ये हमारे बॉडी कैविटी के या जो हमारे पैसेज होते हैं, जो हमारे कैविटीज़ होती हैं, उनके इनर वॉल के रूप में पाया जाता है। जो इंटरनल वॉल होता है बच्चों, आंतरिक दीवार जो होता है, उस रूप में हमारा ये म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? हमारे जो कैविटीज़ होते हैं, जो हमारे कैविटीज़ होते हैं, उनके अंदर का भाग होता है, या जो हमारे पैसेज होते हैं, जो हमारी जैसे हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज हो गया, या फिर हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल हो गया, जीआईटी हो गया, तो इसका जो इंटरनल वॉल होता है बच्चों, वो किसका बना होता है? वो म्यूकस मेम्ब्रेन का बना होता है। अर्थात मोटा लेयर पाया जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन का, जो क्या सिक्रीट करते हैं? म्यूकस सिक्रीट करते हैं। और इसी म्यूकस में क्या होते हैं? कोई पैथोजन आके फंस जाता है। तो यहाँ देखिए, सिक्रीट्स स्टिकी म्यूकस दैट कवर्स म्यूकोसा। ये क्या करता है? एक स्टिकी टाइप का म्यूकस सिक्रीट करता है। कौन? म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है? ये इंटरनल वॉल ऑफ हमारे कैविटी का इंटरनल वॉल होता है, या किसी पैसेज का, जो हमारे नॉस्ट्रिल्स वगैरह जो होते हैं हमारे, अर्थात रेस्पिरेटरी पैसेज जो होते हैं, तो इनका जो इंटरनल लेयर होता है बच्चों, उसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है? एक स्टिकी म्यूकस सिक्रीट करता है, एक स्लेस में सिक्रीट करता है। कहाँ से? जो म्यूकोसा को कवर करता है। तो जो हमारा एकदम अंदर का, अगर हम बाहर से अंदर की ओर जाएंगे बच्चों, तो अंदर का सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है वो म्यूकोसल लेयर होता है, म्यूकोसल लेयर। और वही म्यूकोसल लेयर किससे कवर्ड होता है? वो म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। इसीलिए नाम है इसका म्यूकोसा, अर्थात म्यूकोसा को कवर्ड करने वाला जो मेम्ब्रेन होता है उसका नाम है म्यूकोसा मेम्ब्रेन। और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर क्या सिक्रीट होता है? म्यूकस सिक्रीट होता रहता है, और वो एक स्टिकी म्यूकस है। और उसी म्यूकस में जाकर कोई भी पैथोजन क्या होता है? फंस जाता है, चिपक जाता है। तो यहाँ देखेंगे, इंट्रैप डेब्रिल्स पार्टिकुलर्स मैटर्स एंड द माइक्रोब्स। क्या करता है? ये किसी भी पार्टिकुलेट मैटर्स को या किसी डेब्रिल्स को, किसी भी माइक्रोब्स को क्या करता है? जैसे वो हमारे पैसेज से एंट्री करेगा या हमारे बॉडी कैविटी से एंट्री करेगा, वैसे वो तुरंत क्या कर लिया जाता है बच्चों? वो उसी में फंसा लिया जाता है, अर्थात वो उसको बाइंड कर लेते हैं, चिपका लेते हैं अपने साथ। कौन? अर्थात ये म्यूकस, जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में चिपका हुआ म्यूकस है बच्चों, वो चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है। अर्थात कोई भी पैथोजन, कोई भी फॉरेन इन्वाइडर जाएगा तो उसको क्या कर लेंगे? वो अपने साथ इंट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ट्रैप करने का काम करते हैं। ठीक बच्चों। और ट्रैप करने के बाद फिर क्या करेंगे? हमारे जितने भी वहाँ सैनिक होते हैं, वो माइक्रोफेजेस वगैरह या फिर न्यूट्रोफिल्स, वो जाके उसको क्या करेंगे? इंगल्फ कर डालेंगे, खा डालेंगे। या फिर अगर हमारे बाहर की ओर है, अभी हमारे कोशिका सेल में नहीं पहुँचे हैं, और सॉरी हमारे सेल में नहीं जा पाए, हमारे ब्लड में नहीं पहुँच पाए हैं, अगर बाहर ही हैं, तो नेचर ने बहुत सारे एंजाइम दिए हैं, जैसे लाइसोजाइम दिए हुए हैं। तो लाइसोजाइम के द्वारा वो क्या कर दिए जाते हैं? डाइजेस्ट कर दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। लेकिन सबसे पहले जो कैच करने का काम करेगा वो कौन कर रहा है? म्यूकस मेम्ब्रेन। अर्थात उसमें से रिलीज होने वाला, जो उसमें निकलने वाला जो स्टिकी म्यूकस होता है, वो इंट्रैप कर लेता है किसी भी डेब्रिल्स को, किसी भी पार्टिकुलेट मैटर्स को, या किसी माइक्रोब्स को। आगे क्या कर रहा है? इफ सिलिया प्रेजेंट प्रोपेल्स फॉरेन पार्टिकल मटेरियल्स आउट ऑफ द बॉडी। अगर उसमें सिलिया पाए जाते हैं, जैसे हमारा आंत होगा, आंत के अंदर जो सिलिया या बिलाई पाए जाते हैं, इस प्रकार से अगर जहाँ, जैसे हमारा नाक होता है, नॉस्ट्रिल बच्चों, आप देखेंगे नाक के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। ये किसी भी फॉरेन बैक्टीरिया वायरस को यहाँ फंसा लेते हैं, और फिर स्नीजिंग के द्वारा या कफिंग के द्वारा क्या करते हैं? हम लोग छींक देते हैं, वो बाहर निकल जाता है, या फिर हम खींच भी लेते हैं। तो कफिंग के द्वारा क्या, हम जब खींच लेते हैं तो थ्रोट के माध्यम से हमारे इंटेस्टाइन में चला जाता है, और इंटेस्टाइन से फिर क्या होता है? हमारे बड़ी आंत में जाकर डिफिकेशन द्वारा बाहर निकल जाता है, अर्थात मल त्याग करने के बाद वो बाहर निकल जाता है, और वो मरे हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पेट के अंदर जब जाएंगे तो वहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और अगर हमारे जाएंगे तो हमारा लाइसोजाइम से कांटेक्ट होंगे, तो वो सब मार दिए जाते हैं। और मारने के बाद क्या कर दिए जाते हैं? वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से, डिफिकेशन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। ठीक बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन भी क्या करता है? किसी भी फॉरेन इन्वाइडर को, किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी पार्टिकुलेट मैटर्स को, किसी भी माइक्रोब्स को क्या करते हैं? इंट्रैप करने का काम करते हैं, पकड़ने का काम करते हैं। और सिलिया अगर पाए जाते हैं तो सिलिया क्या करता है? कि उनको प्रोपेगेट करता है, आगे की ओर प्रोपेल कर देता है, और उनको क्या करता है? बॉडी के बाहर आउट कर देता है, फेंक देता है। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, ये देखिए हमारा जो रेस्पिरेटरी पैसेज होता है, रेस्पिरेटरी पैसेज में भी म्यूकस पाया जाता है। तो ये क्या होता है? म्यूकस किसी भी फॉरेन इन्वाइडर को फंसा लेता है। तो यहाँ आप देखेंगे, सिलिया प्रोपेल्स इनटू द थ्रोट। सिलिया क्या करता है? सिलिया उसको क्या कर देता है? पकड़ लेता है, फंसा लेता है, क्योंकि उसके म्यूकस में चिपक जाते हैं। और म्यूकस में चिपकने के बाद क्या करता है? वो यहाँ दो चीज़ें हो जाती हैं। पहला तो ये कह रहा है, सॉलोड
एंड गेट्स इनटू स्टमक एंड डिस्ट्रॉयड। ये क्या कर लिया जाता है, हम लोग निगल लेते हैं और निगलने के बाद हमारे स्टमक में एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय करने के बाद हम क्या कर लेते हैं, उसको निगल जाते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से फिर डिफिकेशन के माध्यम से हमारे एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। और दूसरा पॉसिबिलिटीज़ क्या होता है, दूसरा पॉसिबिलिटीज़ ये होता है कि यहाँ आप देख रहे हैं गेट्स आउट ऑफ द बॉडी, शरीर के बाहर उसको किक आउट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। किस रूप में, स्नीजिंग के द्वारा, जब हम छींक देते हैं, या फिर कफिंग के द्वारा, खांसी के माध्यम से। तो छींकने के माध्यम से या कफिंग के माध्यम से हम क्या कर देते हैं, उसको खींचते हैं और थ्रोट के माध्यम से उसको हम बाहर की ओर पास आउट कर देते हैं। ठीक बच्चों। और मरने के लिए मैंने बताया कि कोई भी फॉरेन इन्वाइटर बैक्टीरिया वायरस आएगा तो मारने के लिए नेचर ने हमारे सलाइवा में ही, हमारे लार में ही क्या दिया हुआ, लाइसोजाइम दिया है। और लाइसोजाइम इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि किसी भी बैक्टीरिया का जो ऊपर का सेल वाल होता है वो किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है। उस पेप्टिडोग्लाइकान वाले सेल वाल को डाइजेस्ट कर देता है कौन, लाइसोजाइम। और ये लाइसोजाइम बच्चों हमारे सलाइवा में पाया जाता है, हमारे टीयर में पाया जाता है, हमारे स्वेट में पाया जाता है, जो क्या करता है, किसी भी बैक्टीरिया के सेल वाल को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और वो जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो उसका जो डेड बॉडी है उसको हम क्या करते हैं बच्चों, स्नीजिंग के माध्यम से, छींक के माध्यम से, कफिंग के माध्यम से हम उसको बाहर निकाल देते हैं। या फिर अगर हम सॉलो कर जाते हैं अपने पेट के अंदर, स्टमक के अंदर, तो स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से होकर वो एनस के थ्रू डिफिकेशन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। किसी प्रकार का कोई बीमारी हमको क्रिएट नहीं कर पाता है। ठीक बच्चों, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। आइए अब हम जानते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के विषय में। हम लोगों ने अभी देखा फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स में हम लोगों ने दो चीज़ को पढ़ा। सबसे पहला जो बाउंड्री वाला है वो स्किन, और दूसरा होता है म्यूकस मेम्ब्रेन। आप इसको रिमार्क करते जाएंगे, कॉपी में लिखते जाएंगे। तो फिजिकल बैरियर्स के रूप में इन्नेट इम्यूनिटी का जो पहला बैरियर है उसका नाम है एनाटॉमिकल बैरियर्स या फिजिकल बैरियर्स। उसके अंतर्गत हम दो बैरियर्स को पढ़ते हैं, पहला होता है स्किन और दूसरा होता है म्यूकस मेम्ब्रेन। हम लोगों ने दोनों के विषय में बात कर लिया। आइए अब दूसरा बैरियर्स जो हम लोग देखने चल रहे हैं वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, या इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल बैरियर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिकल बैरियर्स, या इसको हम फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, या हम इसको केमिकल बैरियर्स कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ फीवर का जिक्र आया हुआ है। तो फीवर भी क्या होता है बच्चों, फीवर भी हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। फीवर का आना भी, हमारा फीवर एक कोई बीमारी नहीं होता बच्चों, इट इज़ ओनली अ टाइप ऑफ द सिम्टम्स। ये एक सिम्टम्स होता है जिससे हमको ये पता चलता है कि कोई फॉरेन बैक्टीरिया, वायरस या किसी प्रकार का कोई इन्वाइडर हमारे शरीर के अंदर पहुंच चुका है ना। अर्थात उसको एक्सपोज होने से पहले हमको कुछ आभास होने लगता है। ठीक बच्चों, अर्थात हमको कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं इन द फॉर्म ऑफ द फीवर, अर्थात पायरेक्सिया के रूप में। फीवर का दूसरा नाम क्या है, पायरेक्सिया। तो फीवर के रूप में हमको कुछ सिम्टम्स आना शुरू हो जाता है। तो आइए बात करते हैं फीवर के विषय में। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर इनहिबिट्स पैथोजन ग्रोथ। हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना बच्चों हमारे लिए लाभदायक होता है। जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर, जो फीवर होता है बच्चों, ये हमारे लिए लाभदायक होता है। अर्थात क्या करता है, ये पैथोजन के ग्रोथ को इनहिबिट करता है। जैसे मैंने बताया कि एसिडिक मीडियम, जो हमारी स्किन का एसिडिक मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम कौन करता है, जैसा कि हमने कहा कि सीबेसियस ग्लैंड जो होता है, सीबेसियस ग्लैंड से निकलने वाला जो सीबम होता है वो भी हमारे स्किन के पीएच को स्लाइटली एसिडिक बना देता है, और उस एसिडिक पीएच पर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस ग्रो नहीं कर सकता। अर्थात उसका ग्रोथ क्या होता है, इनहिबिट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से फीवर भी हमारे शरीर में, जब फीवर का थोड़ा सा टेम्परेचर जब इंक्रीज करता है तो वो क्या करता है, किसी भी पैथोजन के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है। लेकिन बच्चों आप यहाँ रिमार्क कर लेंगे कि फीवर मॉडरेट होना चाहिए, मध्यम स्तर का बुखार होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर हमारे शरीर का बढ़ जाएगा, ज़्यादा बुखार हो जाएगा, तो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए हानिकारक होता है। अर्थात हमारे नर्वस सिस्टम को, नर्व्स को हमारे डैमेज कर देता है। इसीलिए जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर हो जाता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के जब ऊपर जाता है बच्चों, तो डॉक्टर एडवाइस करता है, क्या करता है कि सर पर पट्टी रखने के लिए पानी से भीगा हुआ पट्टी सर पर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क का बुखार उतारा जाता है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो हमारे नर्व्स जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। ठीक बच्चों, जो हमारे न्यूरॉन्स है वो अफेक्टेड हो जाते हैं। तो हमारे न्यूरॉन्स को बचाने के लिए, हमारे नर्व्स को बचाने के लिए बच्चों क्या करना पड़ता है, पट्टी। तो हमको जो फ़ायदा है, जो हमारे पैथोजन के ग्रोथ को रोकना है, उसके लिए हमें मॉडरेट फीवर चाहिए। कैसा फीवर चाहिए बच्चों? बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन कितना, मॉडरेट लेवल पर, बहुत ज़्यादा नहीं। अर्थात कितना, कुल मिला के 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, इससे ऊपर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करता है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर इनहिबिट्स पैथोजन ग्रोथ। अर्थात जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है वो क्या करता है, पैथोजन के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है।
फीवर इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ इम्यून सेल्स एंड सिग्नल्स देम टू रीच इन्फेक्शन साइट। तो जो फीवर होता है बच्चों, ये क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम का, हमारे इम्यून सेल्स के इफिशियंसी को बढ़ाता है, उसकी दक्षता को बढ़ाता है। तो दो काम करता है, एक तरफ हमारे पैथोजन के ग्रोथ को रोकता है। अगर हमारे शरीर में कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया, वायरस चला गया है तो मॉडरेट जो बॉडी टेम्परेचर हमारा होता है, मध्यम स्तर का जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है फीवर के रूप में बच्चों, वो क्या करता है, किसी भी फॉरेन इन्वेडर के ग्रोथ को इनहिबिट करता है। साथ ही साथ दूसरा क्या करता है कि हमारे जो इम्यून सेल, हमारे जो सैनिक हैं अंदर, इम्यून सेल की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, उनकी दक्षता को बढ़ाता है और हमको एक सिग्नल देता है, सिम्टम्स देता है। क्या करता है, हमको एक सिम्टम्स देता है कि कोई फॉरेन इन्वेडर हमारे शरीर के अंदर घुस गया। साथ ही साथ सिग्नल देम टू रीच इन्फेक्शन साइट, अर्थात हाँ, इन्फेक्शन साइट, जहाँ इन्फेक्शन होता है उसके साइट को, उसके जगह को भी ये बताता है कि कहाँ हमारा टिश्यू क्षतिग्रस्त हो रहा है, कहाँ हमारे टिश्यू पर आक्रमण हो चुका है, कहाँ फॉरेन इन्वेडर, कोई आतंकवादी जो हैं वो हमारे किस टिश्यू को डैमेज कर रहे हैं, इसकी सूचना भी हमको फीवर के माध्यम से पता चल जाता है। बच्चों, जब हम बीमार होते हैं, जब हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई बीमारी काज होता है, कोई भी डिजीज़ कॉज होता है, तो सबसे पहले हमको सिम्टम्स के रूप में फीवर आता है। तो फीवर एक संकेत है, एक हमको ये शिनाख्त देता है, एक सिम्टम्स के रूप में उभर कर आता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई पैथोजन एंट्री कर चुका है। तो यहाँ एक तो ये सिग्नल को बताता है फीवर के। देखिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़, एक तो ये क्या करता है, हमारे लिए एक सिम्टम्स के रूप में काम करता है, वो हमको ये आभास कराता है कि कोई बैक्टीरिया, पैथोजन, वायरस हमारे शरीर के अंदर पहुंच गया, जिससे हम अवेयर हो जाते हैं और डॉक्टर से जाकर संपर्क करते हैं, दवा लेते हैं। अगर बच्चों सिम्टम्स फीवर के रूप में नहीं आता तो हमको क्या पता चलता कि हम बीमार भी हैं। तो बीमारी का सबसे पहला लक्षण क्या होता है कि हम फीवर से ग्रसित हो जाते हैं, हमको फीवर आ जाता है और वो हमको ये बता देता है कि आप कहीं ना कहीं पैथोजन के चपेट में आ चुके हैं, आप जाकर इसका इलाज कराएं। एक तो ये। दूसरा चीज़ क्या होता है बच्चों, मॉडरेट फीवर जो होता है वो किसी पैथोजन के ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मॉडरेट फीवर जो होता है हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो इम्यून सेल्स हैं उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला फीवर के बाद अगर हम दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर्स देखें बच्चों, केमिकल बैरियर्स के रूप में लाइसोजाइम है। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। तो आइए बात करते हैं लाइसोजाइम के विषय में। यहाँ देखिए बच्चों, ये बच्चे के ऊपर पट्टी रखा गया है, टेम्परेचर इसका बढ़ चुका है। यहाँ देखिए पट्टी, अर्थात इसको फीवर हो गया है। तो फीवर से ये पता चल रहा है कि बच्चे के अंदर कोई ना कोई पैथोजन एंट्री कर चुका है। आइए बात करते हैं लाइसोजाइम के विषय में। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि लाइसोजाइम क्या होता है, एक प्रकार का एंजाइम होता है जो किसी भी फॉरेन बैक्टीरिया के क्या करता है, उसके सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है। तो यहाँ देखिए, एन एंजाइम इन सलाइवा, टीयर्स एंड म्यूकोसा। ये एक प्रकार का एंजाइम होता है जो हमारे लार में पाया जाता है, टीयर्स आंसुओं में पाया जाता है, म्यूकोसा में। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, ये आँख भी खुला। मैंने बताया कि जो कोई भी फॉरेन इन्वाइडर, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, अर्थात जो पैथोजन के रूप में हमारे शरीर के अंदर आ रहे, कोई भी एंटीजन हमारे शरीर के अंदर एंट्री कर रहा है तो हमारे दीवार को तो नहीं बेच पाएगा, क्योंकि हमारा स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो कुछ खुले हुए स्थान होते हैं, जैसा कि हमने बताया, माउथ हमारा खुला हुआ है, नाक हमारा खुला हुआ, आँख हमारा खुला हुआ है, एनस खुला हुआ है, वेजाइना खुला हुआ है। तो इन स्थानों से कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया, वायरस आसानी से एंट्री कर सकता है। तो नेचर ने वहाँ क्या कर दिया बच्चों, वहाँ म्यूकोसा दिया हुआ है, या जहाँ और जगह क्या दिया है, कहीं एसिड के रूप में कुछ दिया है, कहीं लाइसोजाइम के रूप में कुछ ना कुछ दिया है, जिससे वो एंट्री नहीं कर पाते हैं और वहाँ मारे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं लाइसोजाइम कहाँ पाया जाता है। तो लाइसोजाइम एक प्रकार का एंजाइम होता है जो हमारे मुख में पाया जाता है, सलाइवा में, चूँकि हमारा मुंह खुला रहता है, यहाँ से कोई एंट्री कर सकता है। टीयर, हमारे आँखों में जो आंसू पाया जाता है उनके पास होता है, और साथ ही साथ जो म्यूकोसा होता है, ठीक बच्चों, तो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन, जो हमारा म्यूकस होता है, जो हमारा श्लेष्म होता है, म्यूकस में पाया जाता है लाइसोजाइम। टीयर, आंसुओं में लाइसोजाइम पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है, साथ ही साथ स्वेट में भी पाया जाता है बच्चों, पसीने में भी लाइसोजाइम देखने को मिलता है। और ये सब क्या करते हैं, बैक्टीरिया का जो पेप्टिडोग्लाइकान का बना हुआ जो सेल वॉल होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लिसिस ऑफ सेल वाला बैक्टीरिया, जैसा कि यहाँ बताया गया है, ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को क्या कर देता है, लिसिस कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, तोड़ डालता है ये। अब कोई भी बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर एंट्री नहीं कर जाएगा, वो मारा जाएगा। क्यों? किसकी वजह से? लाइसोजाइम की वजह से। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। अगला जो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के रूप में, केमिकल बैरियर्स के रूप में है, वो बच्चों क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सपोज दैट कोई भी बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे स्किन से नहीं जा पा रहा है, हमारे मुख से अंदर अगर बाई द वे हमारा लाइसोजाइम नहीं मार सका, चकमा देकर किसी ढंग से अगर वो हमारे स्टमक के अंदर चला जाएगा बच्चों, तो स्टमक के अंदर नहीं बच पाएगा, क्योंकि स्टमक के अंदर पाए जाने वाला एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए,
बात करते हैं HCl के विषय में। हाइड्रोक्लोरिक इन स्टमक, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द बैक्टीरिया कमिंग अलॉन्ग विथ फूड, जो हमारे भोजन के साथ, क्योंकि बच्चों अगर मान लीजिए भोजन कोई ऐसा है जो हमारे सलाइवा के कांटेक्ट में नहीं आया, लाइसोजाइम उसको नहीं पाया, क्योंकि छिप कर अगर चला गया, हमारे भोजन के साथ चिपक कर भोजन के अंदर घुस गया है, तब अगर कैसे मारना है, तब बच्चों क्या होगा, उसका मुलाकात जाके हमारे पेट में होगा। और स्टमक में एक बहुत ही स्ट्रांग एसिड है जिसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको मार डालेगा। किल द बैक्टीरिया कमिंग अलॉन्ग विथ फूड, अर्थात ये बैक्टीरिया को मारेगा जो फूड के माध्यम से हमारे स्टमक के अंदर पहुंच चुका है। तो तीसरा जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है वो कौन है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला बच्चों फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के रूप में अगर हम देखें तो वो क्या है, सेरुमेन है। क्या है बच्चों, सेरुमेन, जिसको हम ईयर वैक्स कहते हैं। कान के अंदर जो खूट पाया जाता है, जो हमारा एक्सटर्नल ईयर होता है बच्चों, तो एक्सटर्नल ईयर में क्या होता है, एक प्रकार का वैक्स लगा होता है, ठीक बच्चों, अर्थात एक प्रकार का ईयर वैक्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेरुमेन कहते हैं, जिसको हम गांव की भाषा में क्या कहते हैं, खूट कहते हैं, जो हमारे कान के अंदर पड़ा होता है बच्चों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो ट्रैप डस्ट एंड माइक्रोब्स एंड फ्लश देम आउट ऑफ द ईयर, अर्थात ये क्या करता है, किसी भी डस्ट को या किसी भी माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया वायरस को ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है, एंड फ्लश देम आउट ऑफ द ईयर, और उनको शरीर से बाहर निकाल देता है। तो ये भी जाकर उसी में फंस जाते हैं। जो हमारा ईयर वैक्स होता है, कान के अंदर जो खूट, जैसा कि आप ये देख रहे हैं बच्चों, ये कान है, तो कान के अंदर ये जो खूट भरा होता है, यहाँ आप देख रहे हैं रेड कलर में, तो ये जो खूट होता है ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कोई भी फॉरेन इन्वाइडर यहाँ जाके फंस जाता है, कोई भी माइक्रोब्स या कोई भी डस्ट पार्टिकल जो होता है वो भी जाकर वहीं ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, और फिर कान से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ द एंटी माइक्रोबियल, अर्थात ये जो सेरुमेन होता है जिसको हम ईयर वैक्स कहते हैं, जो खूट है बच्चों, ये एक प्रकार का एंटी माइक्रोबियल होता है जो किसी भी माइक्रोब्स को क्या कर देता है, मार डालता है, ठीक बच्चों, डिस्ट्रॉय कर डालता है। आइए बच्चों अगला हम देखें। देखो जैसा कि हमने बात किया था ना बच्चों कि आँख खुला है तो आँख में टीयर पाया जाता है, तो टीयर में लाइसोजाइम है। मुख खुला है तो मुख में सलाइवा पाया जाता है, तो सलाइवा में भी लाइसोजाइम होता है, जो क्या करता है, बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम करता है। साथ ही साथ हमारा कान खुला होता है, तो कान में भी नेचर ने क्या कर दिया है, सेरुमेन दे दिया है, ईयर वैक्स दे दिया है, और वो ईयर वैक्स भी क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है, अर्थात जो किसी भी माइक्रोब्स को मारने का काम करता है। साथ ही साथ फीमेल का जो वेजाइना है बच्चों, वो भी क्या होता है, ओपन है, अर्थात एक प्रकार का अपर्चर है, खुला हुआ स्थान है। तो ये वेजाइना में भी नेचर ने क्या दे दिया है बच्चों, एक लैक्टोबैसिलस दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। तो लैक्टोबैसिलस लिव नॉर्मली इन द वेजाइना विच प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, एक प्रकार का लाभदायक बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर है। वेजाइना के अंदर एक लाभदायक बैक्टीरिया है जो हमारा मित्र है बच्चों, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। तो जो लैक्टोबैसिलस होता है बच्चों, ये क्या है, वेजाइना के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, लैक्टिक एसिड, और ये वहाँ का मीडियम, वहाँ का पीएच क्या कर दिया है बच्चों, एकदम एसिडिक बना दिया है, और किसी भी एसिडिक पीएच पर कोई भी बैक्टीरिया वायरस ग्रो नहीं कर सकते, ठीक बच्चों। तो एक लैक्टोबैसिलस जो हमारे लिए लाभदायक बैक्टीरिया है वो वेजाइना में पाया जाता है। तो वेजाइना में ये क्या करता है, लैक्टिक एसिड को रिलीज करेगा, और ये लैक्टिक एसिड वेजाइनल वॉल को क्या कर देता है, वो पीएच में बदल देता है। वहाँ का पीएच कितना हो जाता है, यहाँ देख रहे हैं, वहाँ का पीएच जो होता है 3.8 to 4.5, अर्थात ये भी वहाँ का पीएच कितना होता है, अर्थात वो 3.8 to 4.5, वहाँ का जो पीएच होता है वो इतना हो जाता है, और इस पीएच पर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस ग्रो नहीं कर सकता। ये पीएच कौन बनाया है, लैक्टोबैसिलस ने, लैक्टिक एसिड को रिलीज करके। लो पीएच इनहिबिट पैथोजन ग्रोथ है, प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी ऑफ वुमेन। क्या करता है बच्चों, ये जो लो पीएच है ये किसी भी पैथोजन की ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है, विच प्रोवाइडिंग द इम्यूनिटी टू द वुमेन, और ये वुमेन को क्या करता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है। जैसा कि आप फिगर में ये देख रहे हैं, ये क्या है, सॉरी, ये देखिए, ये वेजाइनल वॉल है, अर्थात ये वेजाइना खुला हुआ है, यहाँ से वेजाइना से कोई भी अगर बैक्टीरिया वायरस एंट्री करेगा तो इसके इसी वेजाइनल वॉल में क्या पाए जाते हैं, एक लाभदायक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, और ये लैक्टोबैसिलस क्या करेगा, लैक्टिक एसिड रिलीज करेगा, और ये लैक्टिक एसिड यहाँ का पीएच जो होता है, इस वेजाइनल वॉल का पीएच कैसा बना देता है, एकदम एसिडिक बना देता है, और इस एसिडिक पीएच पर कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया या वायरस ग्रो नहीं कर सकते। तो ये भी हमारा क्या होता है, एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के रूप में काम करता है। कौन, लैक्टोबैसिलस से रिलीज होने वाला लैक्टिक एसिड, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों, हम लोगों ने दो बैरियर्स को देख लिया, कौन कौन सा देखा, हम लोगों ने फिजिकल बैरियर्स को देखा, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स को देखा। अब आइए हम लोग बात करते हैं सेलुलर बैरियर्स, या जिसको हम फाइगोसाइटिक बैरियर्स कहते हैं। अब ये बच्चों जो सेलुलर बैरियर्स है, ये हमारा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कमांड करेगा। कौन बच्चों, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के लिए दो बैरियर्स काम करते हैं, फिजिकल बैरियर्स एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। कौन कौन बच्चों,
फिजिकल बैरियर्स एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को कमांड किए हैं, अर्थात सबसे पहले, अर्थात हमारे ब्लड में जाने से रोके हैं। अगर बाय द वे किसी प्रकार से हमारे ब्लड में चला जाएगा तो ब्लड में हमारे जो बैरियर्स हैं बच्चों वो कौन है, सेलुलर बैरियर्स, या इसको हम फाइगोसाइटिक बैरियर्स कहेंगे। और ये बैरियर्स जो होता है बच्चों ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को कमांड करेगा। कौन बच्चों, ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को कमांड करेगा। कौन, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक बच्चों, तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को कमांड करने के लिए जो बैरियर्स हैं वो कौन है, सेलुलर बैरियर्स या फाइगोसाइटिक बैरियर्स। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को कमांड करने वाले दो बैरियर्स हैं, फिजिकल बैरियर्स एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, अर्थात एनाटॉमिकल बैरियर्स एज वेल एज द केमिकल बैरियर्स। ठीक बच्चों, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के विषय में, या फिर बैरियर्स के रूप में हम अगर देखें तो सेलुलर बैरियर्स या फाइगोसाइटिक बैरियर्स के रूप में बात कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले वाइट ब्लड सेल्स देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये फाइगोसाइटिक सेल हैं, ये कोशिकाएं, ये ऐसे इम्यून सेल्स हैं जो हमारे कहाँ पाए जाते हैं, हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। और ये किसी भी फॉरेन इन्वाइडर को अगर बाय द वे चकमा देकर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर से हमारे ब्लड में घुस गया थ्रू ब्लड सर्कुलेशन, थ्रू ब्लड स्ट्रीम, तो वहाँ ये नहीं बचेगा, वहाँ मारा जाएगा। किसके द्वारा, हमारे सेलुलर इम्यूनिटीज़ के द्वारा। ठीक बच्चों, तो सेलुलर इम्यूनिटीज़ में हमारे सबसे पहले कौन से अर्थ प्रतिरक्षा तंत्र कौन वहाँ देते हैं, वाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट्स। तो ये ल्यूकोसाइट्स में कौन कौन आते हैं बच्चों, ये वाइट ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं, हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। तो इसमें हमारे मोनोसाइट्स हैं, इस्नोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं। ठीक बच्चों, फाइगोसाइटिक सेल हैं, तो यहाँ देखिए ये WBC के पार्ट हैं बच्चों। ठीक, तो बात करेंगे तो हम WBC अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, अगर नहीं है तो हम आगे डिस्कस करेंगे। WBC के दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक ग्रेनुलोसाइट्स होता है, एक ग्रेनुलोसाइट्स। जो ग्रेनुलोसाइट्स होता है उसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं उसके साइटोप्लाज्म में। तो ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन आते हैं बच्चों, उसमें आते हैं इस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स। कौन कौन आते हैं बच्चों, इस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं। और एक ग्रेनुलोसाइट्स में बच्चों मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स आता है। कौन कौन आता है, ये मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ये क्या होते हैं, ये एक ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, और ये तीनों ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स देखने को मिलता है। तो ये सब किसके पार्ट है बच्चों, ये WBC के पार्ट है, अर्थात ल्यूकोसाइट्स के पार्ट हैं। ठीक बच्चों, और यहाँ आप देख रहे हैं फाइगोसाइटिक सेल भी हैं। तो ये फाइगोसाइटिक सेल ये सब कहे जाते हैं, अर्थात जो न्यूट्रोफिल्स होता है और जो मोनोसाइट्स होते हैं बच्चों ये फाइगोसाइटिक सेल ही होते हैं। आगे चल के ये क्या होते हैं, माइक्रोफेज में बदल जाते हैं और ये फाइगोसाइटिक सेल के रूप में कार्य करते हैं। तो आइए हम सबके विषय में सेलुलर, आप इसको ध्यान दे लेंगे तो क्या होता है, सेलुलर या फाइगोसाइटिक बैरियर्स के रूप में कौन कौन है, मोनोसाइट्स हैं। ठीक बच्चों, इस्नोफिल्स है, बेसोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स हैं, एज वेल एज द लिम्फोसाइट्स हैं। ठीक बच्चों, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे WBC के पार्ट होते हैं। और कौन है बच्चों, और ये माइक्रोफेजेस हैं, माइक्रोफेजेस नेचुरल किलर सेल। तो NK सेल हो गए, माइक्रोफेजेस हो गए, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स में WBC के सभी, अर्थात न्यूट्रोफिल्स हो गए, एसिडोफिल्स हो गए, इस्नोफिल्स हो गए, बेसोफिल्स हो गए। ठीक बच्चों, लिम्फोसाइट्स हो गए, माइक्रोफेजेस हो गए, नेचुरल किलर सेल, ये सब इनका जो ये सब किस में आते हैं, सेलुलर इम्यूनिटी के अंतर्गत आते हैं या फाइगोसाइटिक इम्यूनिटी के अंतर्गत आते हैं। सेलुलर बैरियर्स के रूप में आते हैं या फिर फाइगोसाइटिक बैरियर्स के रूप में काम करते हैं। कौन कौन बच्चों, आप एक बार फिर से रिमार्क कर लेंगे। ल्यूकोसाइट्स के रूप में कौन कौन, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स और माइक्रोफेजेस। ये जितने भी हैं फाइगोसाइट्स, ये जितने भी हैं ये सब क्या कहलाते हैं, ये सेलुलर बैरियर्स कहलाते हैं। इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। एक बार इसको आप देख लेंगे, यहाँ देख लीजिए। तो ये क्या है, WBC के सभी। तो WBC में कौन कौन है, मोनोसाइट्स हैं, इस्नोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, साथ ही साथ फाइगोसाइट्स हैं और माइक्रोफेजेस और नेचुरल किलर सेल। ये सब क्या है, इनको हम सेलुलर बैरियर्स के रूप में जानते हैं या फाइगोसाइटिक बैरियर्स के रूप में जानते हैं। आइए बात करते हैं फाइगोसाइट्स के विषय में। तो फाइगोसाइट्स क्या होते हैं, सेल्स कैपेबल ऑफ इनगल्फिंग फॉरेन पार्टिकल्स, पैथोजेंस एंड सेलुलर डेब्रिल्स। अर्थात इनके अंदर ये क्षमता होती है इंगल्फ करने के लिए, क्या अर्थात ये भक्षण कर जाते हैं, खाड़ लाते हैं किसको, तो ये है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द सेल्स कैपेबल ऑफ इंगल्फिंग फॉरेन पार्टिकल्स, पैथोजेंस एंड सेलुलर डेब्रिल्स। ये एक प्रकार के ऐसे कोशिका होते हैं, एक ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर क्षमता होता है किसी चीज़ को अंगल्फ करने के लिए। तो किसको किसको इंगल्फ करते हैं बच्चों, ये इंगल्फ करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को, पैथोजेंस को और सेलुलर डेब्रिल्स को। अर्थात कोई भी फॉरेन इन्वाइडर, किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया, वायरस या हमारे शरीर के अंदर अगर एंट्री करता है
तो उसको क्या करते हैं बच्चों, इसको इंगल्फ कर डालते हैं, खा डालते हैं। कौन कौन है बच्चों, अब देख लीजिए फैगोसाइट्स में कौन कौन है। माइक्रोफेजेस, ये बहुत बड़ा होता है, अर्थात ये मोनोसाइट्स का ही विशाल रूप होता है। मोनोसाइट्स आगे चल के बड़ा हो जाता है, जो माइक्रोफेज का रूप लेता है। ये बड़े बड़े होते हैं, इनका बहुत बड़ा समूह होता है जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस एक साथ जा सकते हैं। तो माइक्रोफेजेस हो गए। न्यूट्रोफिल्स हो गए। न्यूट्रोफिल्स में देखेंगे मेन फैगोसाइट्स ऑफ ब्लड, ब्लड का मेन फैगोसाइट्स ये है, क्योंकि ये जो ब्लड के अंदर जो फैगोसाइट का काम करेंगे बच्चों, किसी फॉरेन इन्वेडर को खाने का काम जो ब्लड के अंतर्गत करते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ये बहुत ही हिंसक, बहुत ही खतरनाक होते हैं, जो बिल्कुल चुन चुन के मारते हैं। क्या करते हैं बच्चों, चुन चुन के मारते हैं। इनसे बड़ा जो होता है, जैसे हमारे माइक्रोफेजेस की बात होती है बच्चों, तो ये वंडरिंग भी होते हैं, अर्थात ये घूम घूम कर जाते रहते हैं, खाते हैं। लेकिन ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ये हमारे ब्लड के अंदर के जितने भी डेबिल्स होंगे, जितने भी पैथोजेंस होंगे, जितने भी फॉरेन इन्वेडर होंगे, उन सबको खाने का काम करते हैं। ठीक बच्चों। मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स जो होता है ये क्या होता है बच्चों, ओकेजनल फैगोसाइट्स होते हैं, अर्थात ये जहाँ बहुत विशेष आवश्यकता होती है वहाँ ये मोनोसाइट्स क्या होता है, ये माइक्रोफेज का रूप ले लेता है और फिर जाके वो क्या करता है, किसी फॉरेन बैक्टीरिया वायरस को खाता है। लेकिन ब्लड के अंदर हर समय जो काम करेगा वो कौन करता है बच्चों, न्यूट्रोफिल्स। ये बहुत ही क्या होता है, हिंसक होता है। अगला होता है बच्चों जियांट सेल। तो ये सब क्या होते हैं बच्चों, ये फैगोसाइटिक सेल है, अर्थात किसी भी फॉरेन बैक्टीरिया वायरस को इंगल्फ करने का काम करते हैं, खाने का काम करते हैं। एक बार इसको रिमार्क कर लेंगे, माइक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स और क्या होते हैं मोनोसाइट्स, अर्थात वो माइक्रोफेज का ही रूप है। तो ये सब क्या होते हैं, ये फैगोसाइटिक के रूप में काम करते हैं, अर्थात किसी चीज़ को भक्षण कर। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, ये क्या है बच्चों, ये फैगोसाइटिक, अर्थात ये फैगोसाइट्स कर रहा है। ठीक, ये हमारा जो माइक्रोफेज है, ये माइक्रोफेज का फिगर है। तो माइक्रोफेज क्या कर रहा है, किसी फॉरेन बैक्टीरिया को इंगल्फ कर रहा है, खा रहा है। आइए हम एक एक के विषय में बात करते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेलुलर इम्यूनिटी के विषय में, सेलुलर बैरियर्स के रूप में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के विषय में। तो डब्ल्यूबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज द रिस्पांस टू इन्फेक्शन, अर्थात डब्ल्यूबीसी क्या करेगा कि इन्फेक्शन के रिस्पांस को क्या करेगा बच्चों, अर्थात हमारे शरीर में अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है बच्चों, बहुत ज़्यादा अगर कोई भी फॉरेन इन्वाइडर, किसी फॉरेन बैक्टीरिया वायरस या कोई भी एंटीजन हमारे शरीर के अंदर एंट्री कर चुका है, तो वहाँ क्या होता है बच्चों, ये एक सिग्निफिकेंट आता है, वहाँ डब्ल्यूबीसी का काउंट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो डब्ल्यूबीसी इंक्रीजेज इन रिस्पांस टू द इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन हमारे शरीर में बहुत तेज होता है तो डब्ल्यूबीसी की मात्रा भी क्या होती है बच्चों बढ़ जाती है, अर्थात डब्ल्यूबीसी काउंट क्या होगा, बढ़ेगा। और जब डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के अंदर बढ़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ल्यूकोसाइटोसिस, क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। और जब घटता है तो उसको हम ल्यूकोपीनिया कहते हैं। जब हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी काउंट घटता है तो हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको ल्यूकोपीनिया कहते हैं। और जब डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कहीं इसको रिमार्क कर लेंगे, कहीं लिख लेंगे। जब हमारे शरीर में इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, हमारे शरीर के अंदर कोई पैथोजन अगर एंट्री कर जाता है और ज़बरदस्त मार धाड़ शुरू हो जाता है बच्चों, तो उस समय हमारे शरीर में इम्यूनिटी का डिमांड बढ़ जाता है और इम्यून सेल्स के बढ़ने की प्रक्रिया में ही यह डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। तो डब्ल्यूबीसी का काउंट जब बढ़ता है, और कब बढ़ता है, इंक्रीज इन रिस्पांस टू द इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी काज होता है तो उस समय डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है और उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। हमारे शरीर में इसकी मात्रा क्या होती है, 10,000 से अधिक हो जाती है। जो नॉर्मल रेंज में होता है बच्चों वो कितना होता है, 7,000 से 9,000 दिया रहता है। कितना बच्चों, 7,000 से 9,000, ये हमारा नॉर्मल रेंज है डब्ल्यूबीसी का। लेकिन जब हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन बहुत तेज हो जाता है तो इसकी संख्या 10,000 के ऊपर चली जाती है। ठीक बच्चों, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। जैसा कि बच्चों आप ये देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक कैपिलरी है, कैपिलरी देख रहे हैं ना, कैपिलरी है। और इसके अंदर ये देखिए कैपिलरी है, ये पोर्स हैं। तो जब ये हमारी ब्लड का, जब बच्चों हमारे शरीर के अंदर कहीं इन्फेक्शन जब हमारे टिश्यूज़ में हो जाता है, जैसे बाय द वे हमारे ब्लड वेसल्स से नहीं बल्कि हमारे आसपास के टिश्यू में, आसपास के कोशिकाओं में इन्फेक्शन हो जाता है, कोई बैक्टीरिया वायरस का संक्रमण हो जाता है बच्चों, तो उस समय डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं कि डब्ल्यूबीसी अपने वेसल्स को क्या करते हैं, स्क्वीज आउट करके अपने वेसल्स को छोड़कर इन्फेक्टेड एरिया पर आ जाए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये क्या है, हमारे ये वेसल्स हैं, इस वेसल्स की हमारा ये क्या है, ये कैपिलरीज हैं, अर्थात ये कैपिलरी है। कैपिलरी के बगल में यहाँ टिश्यू है, टिश्यू में ये देखिए छोटे छोटे ये वायरस बैक्टीरिया, देखिए ये जो है ये वायरस है, सॉरी ये वायरस या बैक्टीरिया है। तो ये क्या कर रहा है, हमारे टिश्यू को इन्फेक्ट कर दे रहा है। तो जब हमारा टिश्यू इन्फेक्ट हो जाता है तो इस टिश्यू को बचाने के लिए, इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, इसको प्रतिरक्षा देने के लिए हमारे कैपिलरीज में से, अर्थात इस कैपिलरी में से क्या होंगे, जो डब्ल्यूबीसी हैं बच्चों, वो स्क्वीज आउट करके ये क्या होते हैं, हमारे टिश्यू के पास पहुंच जाते हैं।
और जब टिश्यू के पास पहुंच जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, डायापेडेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डायापेडेसिस। अर्थात वेसोडाइलेशन हो जाता है। वेसोडाइलेशन होने के बाद क्या होता है बच्चों, यहाँ हिस्टामिन काम करता है और हिस्टामिन क्या करता है, हमारे वेसल्स को डायलेट कर देता है। और जब वेसोडाइलेशन हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वहाँ आ जाता है और पूरे ब्लड में क्या होता है, WBC की मात्रा बढ़ जाती है। और उस WBC का ज़रूरत यहाँ है, क्योंकि WBC के जितने भी कंपोनेंट हैं जो जो हमारे फैगोसाइटिक सेल हैं बच्चों, वो टिश्यू के पास तक आना चाहिए। तो टिश्यू के पास कैसे आते हैं, अब ये चूँकि ये चलते रहे, जितने भी हमारे ल्यूकोसाइट्स हैं, WBC का कंपोनेंट है बच्चों, वो कहाँ रहते हैं, वो वेसल्स में रहते हैं, हमारे ब्लड कैपिलरीज के अंदर रहते हैं, हमारे ब्लड में घूमते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे टिश्यू को, हमारे अगल बगल के सेल को इन्फेक्शन होता है, वैसे ये वेसल्स को क्या करते हैं, स्क्वीज आउट करके वेसल से बाहर आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, WBC। यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से दिखाया गया, ये WBC क्या हो गया, बाहर आ गया है। और ये हमारे टिश्यू को क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा, उसको बचाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, डायापेडेसिस। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन WBC स्क्वीज आउट ऑफ कैपिलरीज इनटू द टिश्यू बाय द एमीबॉयड मूवमेंट। अर्थात इसके अंदर जो हमारे WBC होते हैं बच्चों, उनमें अमीबॉयड मूवमेंट होता है, जबकि RBC में नहीं होता। RBC में किसी प्रकार का कोई अमीबॉयड मूवमेंट नहीं होता है। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसी प्रकार उसमें किसी प्रकार का कोई अमीबॉयड मूवमेंट नहीं होता है, जबकि WBC अमीबॉयड मूवमेंट देखने को मिलता है। तो यही कह रहा है, इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, जब हमारे शरीर में इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ जाता है तो WBC स्क्वीज आउट ऑफ द कैपिलरीज। तो WBC क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज से बाहर निकल जाता है इनटू द टिश्यू, टिश्यू के पास आ जाता है बाय एमीबॉयड मूवमेंट, एमीबॉयड मूवमेंट करता हुआ, अर्थात घूमता हुआ, चलता हुआ कहाँ जाता है, टिश्यू के पास। और इस प्रक्रिया को हम डायापेडेसिस कहते हैं। और जो ये मूवमेंट है बच्चों, एमीबॉयड मूवमेंट जो ये आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट करते हैं। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। तो जब कोई WBC कैपिलरीज से बाहर स्क्वीज आउट करके कोशिका तक पहुंचा, टिश्यू तक पहुंचता है, किसके द्वारा, एमीबॉयड मूवमेंट के द्वारा, तो उस मूवमेंट का नाम है कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, डायापेडेसिस। आप इसको रिमार्क कर लेंगे। डायापेडेसिस माने क्या होता है, आप कहीं लिख लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट फॉर द कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये क्या होता है बच्चों, अर्थात ये हमारे कैपिलरी को छोड़कर, हमारे ब्लड स्ट्रीम को छोड़कर ये क्या होता है, हमारे इन्फेक्टेड टिश्यूज तक पहुंच जाता है बाय द मूवमेंट ऑफ द कीमोट्रॉपिक मूवमेंट ना, अर्थात एक प्रकार का एमीबॉयड मूवमेंट है। और इस प्रक्रिया का नाम क्या देते हैं, डायापेडेसिस देते हैं। अगला क्या बच्चों, न्यूट्रोफिल्स आर आल्सो कॉल्ड एज द PMNL, दैट इज द पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। क्या कहते हैं बच्चों, न्यूट्रोफिल्स का दूसरा नाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। न्यूट्रोफिल्स आर आल्सो कॉल्ड एज द PMNL, दैट इज द पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। क्या कहते हैं बच्चों इसको, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। किसको कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स को। जो न्यूट्रोफिल्स हमारे ब्लड का सबसे बड़ा फैगोसाइटिक सेल है, अर्थात वो हमारे ब्लड में पाया जाने वाला फैगोसाइटिक सेल है, जो किसी भी फॉरेन इन्वेडर को हमारे ब्लड के अंदर क्या कर देता है, खात्मा कर देता है, मार डालता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, PMNL है, अर्थात पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स है। ठीक बच्चों, तो आइए बच्चों, सेलुलर या फिर फैगोसाइटिक बैरियर्स के अंतर्गत हमने अभी तक पढ़ा WBC के विषय में। अब हम बात करते हैं माइक्रोफेजेस के विषय में। दूसरा कौन है बच्चों, माइक्रोफेजेस। तो माइक्रोफेजेस में कौन आते हैं बच्चों, इट इज़ द लार्ज इम्यून सेल्स परफॉर्मिंग फैगोसाइटोसिस। ये सबसे बड़ा लार्ज इम्यून सेल्स होता है जो क्या करता है, फैगोसाइटिस प्रक्रिया को क्या करता है, परफॉर्म करता है। अर्थात इसका बड़ा सा मुख होता है। और ये किसका रूप है बच्चों, ये मोनोसाइट्स का ही बड़ा विशाल रूप होता है, जो क्या करता है, जहाँ ज़रूरत पड़ता है ओकेजनली ये क्या करता है, अटैक करता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सब जगह जाकर कौन खाता है बच्चों, न्यूट्रोफिल्स। वो ज़्यादा हिंसक है, छोटा है लेकिन ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन माइक्रोफेज क्या होता है, ये अकॉर्डिंग टू डिमांड, जहाँ ओकेजनली ये पहुँचता है और इसका बहुत बड़ा सम्मुख है, एक बार में बहुत ज़्यादा लोगों को ये खा डालता है। ठीक बच्चों, तो ये जो माइक्रोफेजेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात ये एक और भी है, ये क्या होता है बच्चों, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी होता है। आगे हम बात करेंगे, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी होता है और साथ ही साथ ये फैगोसाइटिक भी होता है, विशाल फैगोसाइटिक है। तो आइए बात करते हैं माइक्रोफेज के विषय में। माइक्रो मीन्स ज़्यादा, फेजेस माने खाना, अर्थात ये बहुत ज़्यादा एक साथ बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस को इंगल्फ करने का काम करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है बच्चों, माइक्रोफेज नाम है। तो माइक्रोफेज क्या होते हैं बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड माइक्रोफेज और दूसरा होता है वॉन्डरिंग माइक्रोफेज। वॉन्डरिंग माइक्रोफेज क्या होता है बच्चों, ये घूमता रहता है, मूव टू द ब्लड एंड लिम्फ, अर्थात ये ब्लड एंड लिम्फ में घूमता रहता है। कहाँ बच्चों, अर्थात ब्लड से लिम्फ नोड तक ये घूमता रहता है। ठीक,
अर्थात आप देखेंगे तो माइक्रोफेज दो प्रकार के हो जाते हैं, एक होता है फिक्स्ड माइक्रोफेज और दूसरा होता है वॉन्डरिंग। वॉन्डरिंग माने घूमना। तो ये क्या होता है बच्चों, अर्थात ये मूव करता है ब्लड से लेकर लिम्फ तक, लिम्फ से ब्लड। और ये क्या होता है बच्चों, ये जब ब्लड में ये चला जाता है बच्चों, आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब ये माइक्रोफेज ब्लड में चला जाता है तो वहाँ इसका नाम मोनोसाइट्स हो जाता है। और जब ये किसी टिश्यूज़ में जाता है बच्चों तो इसको हम हिस्टोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, यही जो वॉन्डरिंग नेचर इसका है, घूमने वाला, अर्थात ये घुमक्कड़ जिज्ञासा का होता है। तो ये जब घूमकर ब्लड में पहुंच जाता है तो इस माइक्रोफेज का नाम होता है मोनोसाइट्स। और जब ये किसी टिश्यू के अंदर ये माइक्रोफेज चला जाता है तो वहाँ इसका नाम हिस्टोसाइट्स होता है। ठीक बच्चों, ये घूमता रहता है, लिम्फ में भी जाता है और ब्लड में भी जाता है, दोनों तरल पदार्थ हैं। ठीक बच्चों, तो ब्लड का सर्कुलेशन हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में पढ़ते हैं, लिम्फ का सर्कुलेशन हम लिम्फेटिक सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो एक सफ़ेद खून हमारा एक नलियों में चलता है और दूसरे नली से हमारा सफ़ेद खून चलता है। तो सफ़ेद खून जिसमें चलता है उस तंत्र का नाम लिम्फेटिक सिस्टम, और जिसमें हमारा रेड वाला ब्लड चलता है बच्चों, उसका नाम है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अगर हम फिक्स्ड माइक्रोफेज की बात करें बच्चों, तो फिक्स्ड इन डिफरेंट टिश्यूज़, ये बहुत सारे टिश्यूज़ में क्या होता है बच्चों, ये फिक्स्ड स्टेट में पाया जाता है, वहाँ पड़ा रहता है, अर्थात वो उसी टिश्यू में ही रहता है और वहाँ सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। आइए बात करते हैं कि कौन कौन से स्थान पर ये फिक्स स्टेट में पाया जाएगा। तो कहाँ कहाँ होता है बच्चों, जहाँ फिक्स रूप में ये माइक्रोफेज होता है, तो ये है सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू, अर्थात जब किसी टिश्यू के अंदर ये माइक्रोफेज रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोसाइट्स कहते हैं। लीवर के अंदर पाए जाने वाले जो माइक्रोफेज होते हैं बच्चों, वो कप्फर सेल होते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है कि लीवर सेल के अंदर पाए जाने वाला जो फाइगोसाइटिक सेल होता है, जो माइक्रोफेज होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, कप्फर सेल कहते हैं। तो कुफ्फर सेल होते हैं, ये लीवर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, तो ये एक प्रकार के क्या होते हैं, फाइगोसाइटिक सेल होते हैं जो लीवर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, अगला लंग्स के अंदर, तो लंग्स के अंदर जो पाए जाने वाले माइक्रोफेज हैं बच्चों, उनका नाम होता है एल्वोलर माइक्रोफेजेस। क्या नाम है इसका, क्योंकि लंग्स एल्वोलाई में होते हैं तो इनका नाम होता है एल्वोलर माइक्रोफेजेस। ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले जो फाइगोसाइटिक सेल होते हैं उनका नाम होता है माइक्रोग्लिया। क्या होता है, माइक्रोग्लिया। आप इसको रिमार्क करते जाएंगे, ये सब जगह पूछा जाता है। स्किन के अंदर पाए जाने वाले जो माइक्रोफेज होते हैं, फिक्स स्टेट में पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लैंगरहैंस सेल। क्या कहते हैं, लैंगरहैंस सेल। ग्लोमेरुलस अर्थात हमारे किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द किडनी। तो किडनी का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो नेफ्रॉन होता है, वहाँ पाए जाने वाला जो फाइगोसाइटिक सेल होता है उसका नाम क्या है, मेसेनग्लियल सेल। क्या नाम है उसका, मेसेनग्लियल सेल। और साथ ही साथ प्लेसेंटा, जो फीमेल का प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के अंदर पाए जाने वाला जो माइक्रोफेज होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, हाफ बोरर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, हाफ बोरर सेल कहते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट, आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि जिस जिस जगह पर ये माइक्रोफेज पाए जा रहे हैं वहाँ इनका अलग अलग नाम है और ये फिक्स्ड माइक्रोफेज कहे जाते हैं। ठीक बच्चों, जहाँ अगर हम एंट्री सिस्टम ऑफ द फिक्स्ड एंड वॉन्डरिंग माइक्रोफेजेस, अर्थात जो फिक्स और वॉन्डरिंग माइक्रोफेजेस का अध्ययन जब जिस सिस्टम के अंतर्गत हम करते हैं बच्चों, उस सिस्टम का नाम होता है रेटिकुलो इंडोथीलियल सिस्टम। क्या नाम होता है बच्चों, रेटिकुलो इंडोथीलियल सिस्टम के अंतर्गत हम ऐसे माइक्रोफेजेस का अध्ययन करते हैं जो क्या होते हैं, फिक्स्ड और वॉन्डरिंग होते हैं। तो फिक्स्ड और वॉन्डरिंग माइक्रोफेजेस का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, रेटिकुलो इंडोथीलियल सिस्टम RES के अंतर्गत करते हैं। ठीक बच्चों, इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं सेलुलर या फाइगोसाइटिक बैरियर्स के अंतर्गत अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसका नाम है नेचुरल किलर सेल या NK सेल। क्या नाम बच्चों, नेचुरल किलर सेल या NK सेल। कंपेराइज 10 to 15% ऑफ लिम्फोसाइट्स, ये टोटल लिम्फोसाइट्स का लगभग 10 से 15% भाग होता है, जो क्या कहलाता है बच्चों, नेचुरल किलर सेल या NK सेल। मार्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम द T and B लिम्फोसाइट्स इज बीइंग लार्ज एंड ग्लैंडुलर, इसको भी बच्चों लिम्फोसाइट्स कहते हैं। जो नेचुरल किलर सेल होता है, इट इज़ आल्सो नोन एज द लिम्फोसाइट्स, बट इट इज़ नॉट एक्चुअल लिम्फोसाइट्स, अर्थात ये एक्चुअल T and B लिम्फोसाइट्स नहीं है, अर्थात ये मार्फोलॉजिकली डिफर होता है, थोड़ा सा उनसे क्या होता है बच्चों, डिफर होता है। ये नेचुरल किलर सेल ये क्या होता है, डिफर होता है, लेकिन ये भी क्या होते हैं बच्चों, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के रूप में काम करते हैं। किस रूप में काम करेंगे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के रूप में ये भी काम करते हैं, अर्थात ये भी T and B लिम्फोसाइट्स वाला जैसा ही काम करते हैं, लेकिन इट इज़ मार्फोलॉजिकली डिफरेंट। लेकिन ये मार्फोलॉजिकली क्या होते हैं बच्चों, डिफरेंट होते हैं। कहा मार्फोलॉजिकली डिफरेंट इन बीइंग लार्ज एंड ग्रैनुलर, अर्थात ये बड़े होते हैं और ये ग्रैनुलर होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, ये बड़े होते हैं और ग्रैनुलर होते हैं, लेकिन ये मार्फोलॉजिकली इट इज़ डिफरेंट टू दी
टी एंड बी लिम्फोसाइट्स। बट ये क्या करते हैं, ये भी एक प्रकार के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के रूप में काम करते हैं। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन कौन होते हैं बच्चों, एक बी सेल्स होता है, दूसरा माइक्रोफेज होता है और तीसरा जो होता है ये नेचुरल किलर सेल होता है। ये तीनों क्या होते हैं बच्चों, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं। आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। किल्स वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड सम ट्यूमर सेल्स। ये क्या होते हैं बच्चों, ये नेचुरल किलर सेल होते हैं जो क्या करते हैं, वायरस इन्फेक्टेड जो सेल्स होते हैं उनको मारने का काम करते हैं, साथ ही साथ ट्यूमर सेल को मारने का। जो वायरस से इन्फेक्ट हमारी कोशिकाएं हो जाती हैं, जो हमारे सेल ऐसे हैं जो वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं बच्चों, उनको ये नेचुरल किलर सेल क्या कर देते हैं, खा डालते हैं, किल कर डालते हैं, मार डालते हैं। साथ ही साथ जो ट्यूमर सेल्स होते हैं जो हमारे शरीर में कैंसर कॉज करने वाले सेल होते हैं उनको भी क्या करते हैं बच्चों, ये किल कर डालते हैं, मार डालते हैं। ठीक बच्चों, तो ये भी फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, नेचुरल किलर सेल क्रिएट पोर्स इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल। ये क्या करते हैं बच्चों, ये जाते हैं तो इनमें पोरफायरिन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, नेचुरल किलर सेल के अंदर क्या पाई जाती है बच्चों, पोरफायरिन पाई जाती है। और ये क्या करते हैं, अर्थात किसी भी टारगेट सेल जो सेल होता है जिसके अंदर वायरस का अटैक होता है या फिर वो ट्यूमर सेल होते हैं, जैसे सपोज दैट ये ट्यूमर सेल है, तो इस ट्यूमर सेल को क्या करते हैं बच्चों, ये टारगेट बनाते हैं। तो टारगेट करना, ये जो आप देख रहे हैं ये येलो कलर में, ये क्या है, ये हमारा नेचुरल किलर सेल है। ये जाके क्या करता है, यहाँ पोर बना, छेद बना देता है, और छेद बनाने के बाद क्या कर देता है बच्चों, इसको डिस्ट्रॉय करने का। तो यहाँ लिखा गया है नेचुरल किलर सेल क्रिएट पोर्स इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल, अर्थात जो टारगेट सेल होता है उसके सेल मेम्ब्रेन में पोर कर देते हैं, छेद कर देते हैं। वाटर इंटर्स टारगेट सेल, जिससे क्या होता है उस टारगेट सेल के अंदर पानी भर जाता है। क्या भर जाता है बच्चों, पानी भर जाता है। टारगेट सेल स्वेल एंड बर्स्ट, जिससे वो टारगेट सेल क्या होता है, स्वेल कर जाता है, फूल जाता है और बर्स्ट फट के बर्बाद हो जाता है, मर जाता है। ठीक बच्चों, तो इनका क्या काम होता है, नेचुरल किलर सेल के अंदर पोरफायरिन रिलीज होता है। वो पोरफायरिन क्या करता है, किसी भी टारगेट सेल के अंदर पहुंचेगा, उसको पोर कर देगा, छेद कर देगा, और छेद कर देगा जब, तो उसमें क्या हो जाएगा, वाटर एंट्री कर जाता है, वाटर भर जाता है। और जैसे ही वाटर भर जाएगा वैसे वो क्या करेगा, स्वेल कर जाएगा, स्वेल करने के बाद बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये काम कौन करता है, नेचुरल किलर सेल। तो नेचुरल किलर सेल भी क्या है, एक प्रकार का फैगोसाइटिक सेल होता है। ठीक बच्चों, जो फैगोसाइटोसिस करने का काम करेगा। किसको फैगोसाइट करता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल को या फिर ट्यूमर सेल को ये किल करने का काम करता है। और ये भी क्या होता है, बिल्कुल जस्ट लाइक द टी एंड बी लिम्फोसाइट्स, बट ये मॉर्फोलॉजिकली डिफर होता है। ठीक बच्चों, अर्थात ये साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है और ये ग्रेनुलर होता है। ठीक बच्चों, तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। अब अगला 3 बैरियर्स हम लोगों ने देख लिए बच्चों, कौन कौन से देखा, अर्थात हम लोगों ने फिजिकल बैरियर्स देखा जिसको हम एनाटॉमिकल बैरियर्स कहते हैं। दूसरा हम लोगों ने फिजियोलॉजिकल बैरियर्स देखा जिसको हम केमिकल बैरियर्स भी कहते हैं। तीसरा हम लोगों ने सेलुलर बैरियर्स देखा। और चौथा अब हम जो बात करने चल रहे हैं वो साइटोकाइन या इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स के रूप में काम करेंगे। किस रूप में हम देखने चल रहे हैं बच्चों, साइटोकाइन या फिर इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स को पढ़ने चल रहे हैं हम। तो साइटोकाइंस क्या है बच्चों, इट इज़ द सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। ये एक प्रकार का सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, साइटोकाइंस कहते हैं। सॉल्युबल प्रोटीन्स सिक्रेटेड in response to infection or injury and help in activate of the immune system। ये एक प्रकार के सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं सिक्रेटेड इन रिस्पांस टू द इन्फेक्शन और इंजरी। अर्थात ये कब सिक्रेट होते हैं, जब इन्फेक्शन या हमारे शरीर के अंदर इंजरी जब हो जाता है बच्चों, तो उस समय ये क्या होते हैं बच्चों, साइटोकाइंस रिलीज होते हैं एंड हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम, और हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साइटोकाइंस के रूप में कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं बच्चों, अर्थात साइटोकाइंस के रूप में हम 2 केमिकल्स को पढ़ते हैं, एक होता है इंटरफेरॉन्स और दूसरा होता है इंटरल्यूकिन्स। क्या होता है बच्चों, IFN और दूसरा होता है ILS, अर्थात इंटरफेरॉन्स और दूसरा होता है इंटरल्यूकिन। आइए बात करते हैं सबसे पहले हम इंटरल्यूकिन के विषय में। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इन्फेक्शन या इंजरी जब हो जाता है तो साइटोकाइंस रिलीज होता है, साइटोकाइंस सीक्रेट होता है, और ये सिग्नल क्या करता है, सिग्नल्स इम्यून सेल्स एंड एक्टिविटीज। तो ये क्या करता है, हमारे इम्यून सेल्स को सिग्नल का, अर्थात ये एक प्रकार का क्या है बच्चों, स्टिमुलेंट्स है, अर्थात ये स्टिमुलेट कर, एक्साइट करने का काम करता है किसको, हमारे इम्यून सेल्स को। तो जैसे हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन काज होता है, किसी प्रकार कोई इंजरी होता है, तो साइटोकाइन सीक्रेट होता है, और ये साइटोकाइन हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करेगा, स्टिमुलेट करने का काम करता है। इस एक प्रकार का एंजाइम के रूप में काम करता है। जिस प्रकार से एंजाइम हमारे एक्टिविटीज़ को बढ़ा देता है, ठीक उसी प्रकार से ये एंजाइमेटिक रूप से काम करेगा।
तो क्या सबसे पहले हम क्या करें बच्चों, यहाँ हम दो प्रकार के साइटोकाइंस का अध्ययन करते हैं, एक होता है इंटरफेरेंस और दूसरा होता है इंटरल्यूकिन। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरल्यूकिन्स के विषय में। रिलीज्ड बाय WBCs एंड एक्टिवेट अदर WBC, अर्थात ये WBC के द्वारा रिलीज होता है और अदर WBC होते हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। अगला है बच्चों लिम्फोकाइंस रिलीज बाय द लिम्फोसाइट्स, जो हमारे WBC का कंपोनेंट जो लिम्फोसाइट्स है बच्चों, उससे निकलने वाला जो ये इंटरल्यूकिन्स होता है उसका नाम होता है लिम्फोकाइंस। जो जहाँ से निकलेगा उसी का नाम होता है बच्चों, ये स्पेशली इसका नाम होता है इंटरल्यूकिन्स। इंटर माने होता है अंदर से ही, ल्यूकिन्स अर्थात हमारे ल्यूकोसाइट्स के अंदर से ही जो चीज़ सीक्रेट होता है, जो केमिकल सीक्रेट होता है उसी का नाम होता है इंटरल्यूकिन्स। ठीक बच्चों, तो ये एक ऐसा कंसिस्टेंसी है जो हमारे ल्यूकोसाइट्स के अंदर से ही अर्थात उसी कोशिका के अंदर से ही रिलीज होता है। और किसके लिए बच्चों, हमारे इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्ड करने के लिए, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, इसके लिए हमारे जो WBC के सेल्स हैं वो खुद ही एक केमिकल्स निकालते हैं जिसका नाम इंटरल्यूकिन्स होता है। तो जैसा जिसका नाम वैसा उसका नाम, उस केमिकल्स के आधार पर उसका नाम पड़ जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि WBC के अंदर से ही जो WBC इंक्रीज होता है तो उसका नाम होता है इंटरल्यूकिन्स। अगर बात हम करें लिम्फोसाइट्स के अंदर से जो रिलीज हो रहा है, रिलीज्ड बाय लिम्फोसाइट्स, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, लिम्फोकाइंस कहते हैं। अगर मोनोसाइट से रिलीज करेगा तो उसका नाम होता है मोनोकाइंस। ठीक बच्चों, तो मोनोसाइट से रिलीज होने वाला जो इंटरल्यूकिन्स होता है उसको हम मोनोकाइंस कहते हैं, और लिम्फोसाइट से इंक्रीज होने वाला जो इंटरल्यूकिन्स होता है बच्चों उसको हम लिम्फोकाइंस कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इन्फेक्शन काज हुआ, और जैसे इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर होता है, हमारे किसी सेल में, हमारे किसी कोशिका में या किसी टिश्यूज़ में, तो ये स्टिमुलेट करेगा किसको, WBC को। और WBC को जब ये स्टिमुलेट करेगा बच्चों, तो WBC अपने अंदर से ये क्या निकाल रहा है, एक केमिकल निकाल रहा है जिसका नाम है इंटरल्यूकिन्स। और अब ये इंटरल्यूकिन्स जो होता है एक्टिवेट करेगा हमारे पूरे इम्यून सेल्स को। ठीक बच्चों, तो हमारा इम्यून सेल्स कब रिस्पॉन्ड करता है, जब WBC के द्वारा निकला कोई केमिकल जिसको हम इंटरल्यूकिन्स कहते हैं वो जाके उसको जगाता है, उसको एक्टिवेट करता है हमारे इम्यून सेल्स को। क्योंकि हमारे इम्यून सेल्स सोते रहते हैं तो उनको जगाने का काम कौन करता है बच्चों, इंटरल्यूकिन्स। और ये कब होता है, जब हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई एक्सपोजर होता है बैक्टीरिया वायरस का, जब हमारे शरीर के कोई पैथोजन या कोई एंटीजन हमारे शरीर के अंदर एंट्री कर जाता है और हम बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, हमको डिजीज़ कॉज होता है, तब ये मैकेनिज्म होता है। ठीक बच्चों, आइए अगला हम बात करते हैं बच्चों इंटरफेरेंस के विषय में। अभी हम लोगों ने देखा इंटरल्यूकिन्स, अब हम बात करते हैं इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस बच्चों कब निकलता है, जब कोई वायरस हमारे किसी सेल को इन्फेक्ट कर देता है, किसी सेल को मार डालता है, तो जो मरा हुआ सेल, वायरस इन्फेक्टेड सेल से बच्चों क्या निकलता है, इंटरफेरेंस निकलता है। किसके द्वारा बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भी एक प्रकार का साइटोकाइंस है जो हमारे अर्थात कहाँ से निकलेगा, हमारे ये सेल के द्वारा, जो हमारा डैमेज्ड सेल होगा, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होगा बच्चों, वहाँ से निकलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस क्या होता है बच्चों, इसका नेचर क्या होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है। क्या होता है बच्चों, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है। ठीक बच्चों, और ये देखिए जैसा कि ये देख रहे हैं, ये हमारा ये सेल है और ये पूर्ण रूप से किससे इन्फेक्ट हो गया, वायरस इन्फेक्टेड सेल हो गया है। क्या है बच्चों, ये देखिए कोई वायरस है, ये वायरस आ रहा था और ये वायरस आके क्या किया, इसको इन्फेक्ट कर दिया। और जैसे ये इन्फेक्ट कर दिया है वैसे देखिए हमारा, क्योंकि बच्चों हमारे जो सेल होते हैं ये भी बिल्कुल सैनिकों जैसा वफादार होते हैं। जिस प्रकार से हमारे इंडिया के सैनिक वफादार होते हैं कि जब वो मरने लगता है तो मरने के बाद अर्थात मरते समय भी वो भारत माता की जय बोलता है, और साथ ही साथ अपने आसपास के सैनिकों को क्या एक हिदायत दे के जाता है कि हम तो शहीद हो रहे हैं, लेकिन कोई इन्वाइडर, कोई आतंकवादी या घुसपैठी हमारे इंडिया के अंदर प्रवेश कर चुका है, आप उससे बचिए। ठीक, उनको अवेयर करके जाता है, उनको एक सूचना दे के जाता है, भले ही वो मर जाता है लेकिन उसको सूचना देकर जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर के जो सैनिक हैं, जिसको हम इम्यून सेल्स कहते हैं बच्चों, या कुछ हमारे ऐसे कोशिकाएं हैं जो मरने के बाद भी वो कोई ना कोई अपना सिंबल, कोई ना कोई अपना केमिकल्स अपने आसपास के कोशिकाओं के पास भेज देते हैं और ये संकेत देते हैं कि आप सभी लोग अपना खिड़की दरवाज़ा बंद रखिए, क्योंकि कोई न कोई इन्वाइडर, एक ऐसा खतरनाक इन्वाइडर वायरस हमारे शरीर के अंदर एंट्री कर चुका है जो हमको क्या कर चुका है, मार चुका है। अर्थात हम तो शहीद होने जा रहे हैं, हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन आप लोग अपने खिड़की दरवाज़ा को बंद करिए। इसके ट्रस्ट में मत आइए, इसके धोखे में मत आइए, क्योंकि ये छलिया है, ये आपको छलने आया है। इस प्रकार का जो संकेत, इस प्रकार का जो सिग्नल देके जाता है बच्चों, वो कौन देके जाता है, हमारा जो शहीद होता हुआ एक कोशिका होगा, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होगा बच्चों, वो अपने शरीर से क्या करता है, ये केमिकल रिलीज करता है और इस केमिकल का नाम होता है इंटरफेरॉन। क्या होता है बच्चों, इंटरफेरॉन। एक इंटरफेरॉन जो होता है हमारे
डेड सेल से निकलता है। और कैसा सेल है बच्चों, वो वायरस इन्फेक्टेड सेल है जो मर चुका है। तो ये जब निकालेगा बच्चों, तो निकालने के बाद आप यहाँ देखिए ये क्या करेगा, इसको अब हर एक कोशिकाओं के पास क्या करेगा, थोड़ा 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 छिड़क देता है, सर उनके पास पहुंचा देता है। तो ये क्या है, ये एक रिलीज इंटरफेरेंस था जो वायरस इन्फेक्टेड सेल से निकला हुआ है, और ये अपने आसपास पड़ोस के सेल को दे देता है। जब इस प्रकार से ये दे देगा बच्चों, तो इनका मैकेनिज्म क्या होता है, आप यहाँ देखेंगे कि इंटरफेरेंस और स्पीसीज स्पेसिफिक। जो इंटरफेरेंस होता है बच्चों, ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, अर्थात किसके लिए है, ये वायरस के लिए है। तो इंटरफेरेंस स्पीसीज स्पेसिफिक है, किस स्पीसीज पे काम कर रहा है, ये वायरस के लिए। जब वायरस इन्फेक्ट करता है तभी ये निकलता है। तो आप यहाँ देखिए इस मैकेनिज्म को, तो यहाँ देखिए वायरस इन्फेक्टेड सेल है, और जैसे ही वायरस इन्फेक्टेड हमारा सेल होगा, वैसे मरने के बाद वो एक केमिकल रिलीज करेगा जिसका नाम होता है इंटरफेरेंस। और ये इंटरफेरेंस क्या करेगा, एक्ट्स ऑन एडजेसेंट सेल, अपने आसपास के सेल पर ये काम करता है, आसपास के सेल के पास ये पहुंचेगा। फिर करेगा क्या बच्चों, ये करेगा एडजेसेंट सेल प्रोड्यूस ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन्स। जब ये अपने आसपास के, अपने पड़ोसी, अपने नेबरिंग सेल को ये दे देता है बच्चों, तो वो जो उसके नेबरिंग सेल होते हैं वो क्या होते हैं, वो अवेयर हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं बच्चों, वो प्रोड्यूस करते हैं ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, अर्थात टीआईपी, अर्थात ट्रांसलेशन। क्योंकि वायरस अपने मकसद में कामयाब तब होगा जब वो हमारे मशीनरी पर कब्जा करके ट्रांसलेशन कराने का काम करेगा। लेकिन ये क्या करते हैं बच्चों, ये एक प्रकार का ऐसा एंजाइम निकालते हैं, एक ऐसा प्रोटीन निकालते हैं, एक ऐसा एंजाइम निकालते हैं जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को इनहिबिट कर देता है, अर्थात प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को रोक देता है, जिससे वो हमारे मशीनरी पर कब्जा नहीं कर पाता, हमको बीमारी काज नहीं कर पाता है। तो जो इसके आसपास के जो हमारे कोशिकाएं होती हैं बच्चों, वो अवेयर हो जाती हैं, और जैसे ही ये इंटरफेरॉन उनके अंदर एंट्री करता है, तो इंटरफेरॉन क्या करता है बच्चों, एक केमिकल रिलीज कराता है, और वो केमिकल क्या करता है, इनहिबिट करता है ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को। तो इनके अंदर ट्रांसलेशन की प्रक्रिया रुक जाएगी, जिससे हमारा जो सेल होता है, हमारे कोशिकाओं का, वो कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ लिखा गया है ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन ये रिलीज करेंगे, और ये ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन क्या करता है, रेजिस्ट अगेंस्ट द वायरस, और ये वायरस के अगेंस्ट काम करेगा, अर्थात वायरस अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा। क्यों, ड्यू टू द ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, अर्थात एक ऐसा प्रोटीन वो रिलीज कर रहा है जो ट्रांसलेशन को इनहिबिट करने का काम कर रहा है, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया नहीं होने। क्योंकि बच्चों हम मरते तभी हैं, बीमारी का लास्ट एंड जो होता है वो ट्रांसलेशन कहलाता है, ठीक बच्चों। अर्थात बीमारी की शुरुआत ट्रांसक्रिप्शन से होती है, लेकिन अंत ट्रांसलेशन से होता है। जैसे हमने कहा कि सबसे पहले ट्यूमर सेल क्या होते हैं, अपनी कोशिकाओं को बढ़ाते हैं, उसको हम डीएनए रिप्लिकेशन कहेंगे। जब अपनी कोशिकाओं को बढ़ाएगा बच्चे, तो वो डीएनए के टेम्पलेट पर एमआरएनए बनाता है, और फिर लास्ट में जब वो हमारा ट्यूमर कैंसर में बदल जाता है बच्चों, तो वो एमआरएनए के टेम्पलेट पर प्रोटीन बनाने का काम करता है। और जब प्रोटीन बन गया तो समझिए वो कैंसर बन गया। तो कैंसर बनने की प्रक्रिया को ही रोकना, उसको हम क्या करते हैं, तो इसमें डॉक्टर करते क्या हैं, तो जैसे किसी आदमी को ट्यूमर हो जाता है, तो ट्यूमर के बाद कैंसर होने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, किस स्टेज पर रोका जाता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया पर, अर्थात उसी स्टेज पर ही ब्लॉक कर देते हैं, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया नहीं होगी। जब ट्रांसलेशन की प्रक्रिया नहीं होगी तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो टॉक्सिकेंस का निर्माण नहीं होगा, किसी प्रकार का विष का निर्माण नहीं होगा, और पेशेंट उसी पर बचा रहता है। तो कोई भी बीमारी का अंत जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। तो यहाँ क्या होता है, तो अर्थात वायरस के इन्फेक्शन को रोकने के लिए, वायरस अपने मकसद में कामयाब ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन रिलीज करता है। इसका जो नेबरिंग सेल होता है हम लोगों के शरीर का, अर्थात अब वो क्या करते हैं, हमारे जो नेबरिंग सेल होते हैं वो ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन के द्वारा वायरस के मकसद को क्या करते हैं, नाकाम बना देते हैं। इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। आइए बच्चों अगला हम देखते हैं इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन में क्या होता है बच्चों, तो अगला जो है रिस्पॉन्स, वो बैरियर्स के रूप में कौन काम कर रहा है बच्चों, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेशन होता है। तो लोकल रिस्पॉन्सेस ऑफ लिविंग मैमेलियन टिश्यूज टू इंजरी, इन्फेक्शन, टॉक्सिन्स, फॉरेन बॉडी फिजिकल एजेंट, दैट इज द हीट, कोल्ड, रेडिएशन, केमिकल्स। तो बच्चों ये क्या है, एक प्रकार का लोकल रिस्पांस होता है। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द लोकल रिस्पांस, अर्थात लोकलाइज जगह पर इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। जब हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, चोट लग जाता है, घाव होता है बच्चों, तो लोकल स्थान पर क्या होता है, सूजन हो जाता है। तो ये जो सूजन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द लोकलाइज रिस्पॉन्स होता है। तो ये क्या है, लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग मैमेलियन टिश्यू, जो हमारे लिविंग मैमेलियन टिश्यूज होते हैं वहाँ पर लोकल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। किस रूप में, इंजरी के रूप में, घाव लगने पर,
इन्फेक्शन, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाने पर, टॉक्सिन्स, किसी प्रकार का कोई विष अगर वहाँ आ जाता है, फॉरेन बॉडी, किसी प्रकार का कोई फॉरेन इन्वाइडर आ जाए जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फिजिकल एजेंट के रूप में जैसे कहीं हमको हीट लग गया, जैसे हम कहीं जल जाते हैं, कोल्ड ठंडा लग जाता है, रेडिएशन के द्वारा जैसे किसी चीज़ का रेडिएशन या कोई केमिकल जैसे एसिड वगैरह से हम जल जाएं, तो जैसे हमको कहीं चोट लग जाए, एसिड से हम जल जाए, रेडिएशन से हमको कोई खतरा घाव बन जाए, या कोल्ड के द्वारा ठंडक बन के, या हीट बहुत गर्मी से हमारा स्किन जल जाए, या कोई फॉरेन पार्टिकल्स का इन्फेक्शन हो जाए, या कोई टॉक्सिन या इन्फेक्शन या इंजरी के द्वारा कोई कट घाव हो जाने से क्या होता है बच्चों, वहाँ इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाता है। तो वो उसी स्थान पर होगा जहाँ इन्फेक्शन होता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन सब जगह नहीं होता बच्चों। इट इज़ अ टाइप ऑफ द लोकलाइज्ड रिस्पॉन्स, एक लोकल स्थान पर होगा। It is a body defense action in order to eliminate or limit द स्प्रेड्स ऑफ द इंजरी एजेंट। ये क्या होता है बच्चों, एक प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। और यह इन्फ्लेमेशन क्या होता है कि किसी भी बीमारी को आगे स्प्रेड होने से रोकता है। जैसे हमारे शरीर में कहीं इन्फेक्शन हो गया तो उस स्थान पर इन्फ्लेमेशन बन जाता है, अर्थात जितने भी टॉक्सिकेंस हो वहाँ रोकने का काम करता है और उसके आगे वो स्प्रेड होने से रोकता है। तो इन्फ्लेमेशन बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों। इन्फ्लेमेशन हो जाने से हमारा जो नेक्रोटिक एरिया है, जो हमारा इंजरियस पार्ट है, वो आगे स्प्रेड नहीं कर पाता, आगे फैल नहीं पाता, उसी लोकलाइज्ड एरिया पर वो बना रहता है। तो ये कारण यहाँ यही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, इट इज़ अ बॉडी डिफेंस रिएक्शन। ये हमारा बॉडी डिफेंस रिएक्शन परफॉर्म करता है इन ऑर्डर टू एलिमिनेट और लिमिट द स्प्रेड्स ऑफ द इंजरी। या तो ये उसको एलिमिनेट करने का काम करता है, दूर मतलब एलिमिनेट कर देगा, बाहर निकाल देगा, या तो फिर इंजरी को क्या करता है, स्प्रेड करने से रोकता है। फॉलोइंग बाय रिमूवल ऑफ द नेक्रोज्ड सेल एंड टिश्यूज एंड हीलिंग ऑफ द टिश्यू, अर्थात नेक्रोसिस होने से, सड़ने से उसको क्या करता है बच्चों, बचाता है। तो जो इन्फ्लेमेशन होता है वो एक लोकलाइज्ड होता है, जो हमारे इन्फेक्शन को आगे स्प्रेड होने से रोकता है, नेक्रोटिक होने से रोकता है। ठीक बच्चों, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। आइए अगर हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन के बीच में डिफरेंसेस क्या है, आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको बिल्कुल ध्यान देकर सुनेंगे बच्चों। इन्वेजन ऑफ माइक्रोब्स इनटू द बॉडी एंड रिजल्टेंट इल इफेक्ट बाय द टॉक्सिन्स। तो जो इन्फेक्शन होता है बच्चों, ये क्या होता है, किसी भी माइक्रोब्स का इन्वेजन होता है। जब कोई माइक्रोब्स हमारे शरीर के अंदर इन्वेजन कर जाता है, अर्थात वो अंदर हमारे घुस जाता है, तो क्या करता है, इन्वेजन ऑफ द माइक्रोब्स इनटू द बॉडी, हमारे शरीर के अंदर किसी भी माइक्रोब्स का इन्वेजन होता है, एंड रिजल्टेंट इल इफेक्ट, और वो हमको बीमार कर देता है बाय देयर टॉक्सिन, अपनी टॉक्सिन्स के द्वारा। अर्थात इन्फेक्शन में क्या होता है बच्चों, अपने टॉक्सिन्स के द्वारा किसी प्रकार का कोई जो टॉक्सिन्स होता है, जो एंटीजन होता है बच्चों, हमारे शरीर के अंदर एंट्री करता है, वो हमको बीमारी काज करता है। और ये कब होता है, जब कोई माइक्रोब्स हमारे शरीर के अंदर इन्वेट करता है। ठीक बच्चों, अगर इन्फ्लेमेशन की बात करें तो ये तो हमको बीमारी काज कर रहा है, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। ये क्या कर रहा है बच्चों, ये हमारे बीमारी काज कर रहा है, अर्थात ये हमको बीमार कर रहा है। अगर हम यहाँ इन्फ्लेमेशन की बात करें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ द प्रोटेक्टिव रिस्पांस। ये क्या करता है, ये प्रोटेक्टिव रिस्पांस है, ये हमको बचाता है। ठीक बच्चों, तो ये क्या करता है, अर्थात जो हमारा इन्फेक्शन है ये हमको बीमारी काज कर रहा है, किसी माइक्रोब्स के हमारे शरीर के अंदर इन्वेट करने से, हमारे शरीर के अंदर घुसने से। अगर ये इन्फ्लेमेशन की बात करें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ द प्रोटेक्टिव रिस्पांस बाय द बॉडी टू वेरियस ऑफ द एजेंट्स, दैट इज इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेक्शन। अर्थात इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस एजेंट से हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है बच्चों, ये बीमारी के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, अर्थात हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार का नेक्रोसिस ना होने पाए, इसके लिए वो क्या करता है बच्चों, उसको स्प्रेड होने से रोकने का काम करता है। ये दोनों में अंतर है, एक हमारे अंदर बीमारी कॉज करने का काम कर रहा है, और इन्फ्लेमेशन हमारे लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है नेक्रोटिक होने से। ठीक बच्चों, तो ये दोनों इसमें अंतर हैं। इन्फ्लेमेशन अगर हम देखें बच्चों तो इन्फ्लेमेशन के जो साइन है, जो सिम्टम्स देखने को मिलता है, अगर कहीं सूजन हो गया, कहीं अगर हमारे बॉडी में सूजन होता है तो बच्चों उसके साथ 5 चीज़ एक साथ जाएंगे। कितने बच्चों, 5 चीज़ एक साथ जाते हैं। आप इसको रिमार्क कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहला जो होता है बच्चों, अगर कहीं हमारे शरीर में चोट लग जाएगा, हमारे शरीर में कहीं इन्फेक्शन हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई रेडिएशंस हो जाए, किसी प्रकार कोई केमिकल से हम जल जाएँ, तो वहाँ हमको क्या दिखेंगे बच्चों, यहाँ देखिए 4 कार्डिनल साइंस ऑफ द इन्फ्लेमेशन। 4 नहीं, अब 5 हो गए हैं बच्चों। तो सबसे पहला रूबर क्या अर्थात रेडनेस। जब कहीं हमें कहीं चोट लग जाता है बच्चों तो सबसे पहले वहाँ लालिमा आ जाता है, लाल पड़ जाता है, अर्थात वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड का कलेक्शन हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ
किसी प्रकार का चोट लग जाने से हमारे WBC का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो फाइगोसाइटिक का काम करेंगे। तो WBC क्या है बच्चों, ब्लड के माध्यम से आएंगे तो वहाँ ब्लड का कलेक्शन बढ़ जाएगा। तो जब ज़्यादा ब्लड आ जाता है तो वहाँ रेडनेस, क्योंकि ब्लड लाल होता है तो वहाँ रेडनेस, अर्थात रूबर, रेडनेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, रूबर। तो जहाँ इन्फ्लेमेशन होगा, जहाँ सूजन हो जाएगा, तो सबसे पहले वहाँ क्या दिखेगा, रेडनेस दिखेगा, लालिमा आ जाएगा। दूसरा बच्चों वहाँ ट्यूमर हो जाएगा, अर्थात वो स्वेल कर जाएगा, सूजन बन जाता है। तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, ट्यूमर, अर्थात थक्का टाइप जम जाएगा। जहाँ चोट लगता है वहाँ क्या होता है, थक्का जम जाता है, तो उसको हम स्वेलिंग कहते हैं। दूसरा कैलर होता है। कैलर माने बच्चों जहाँ चोट लगेगा, जहाँ सूजन हो जाएगा, वहाँ टेम्परेचर अपने आप इंक्रीज कर जाए। आप जब उसको टच करेंगे देखेंगे तो वहाँ हीट ज़्यादा रहता है, अर्थात जलन होती है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, हीट जनरेट हो जाएगा। तीसरा होता है डॉलर। डॉलर का मतलब बच्चों यहाँ पेन या टेंडरनेस हो जाता है, स्टिफनेस आ जाएगा, हाथ से थोड़ा सा भी टच करेंगे बहुत तेजी से क्या होगा, दर्द होगा, अर्थात वहाँ असहनीय दर्द होगा, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पेन कहते हैं। और जो पेन ये होता है बच्चों, ये ब्रेडिकाइनिन की वजह से होता है। आप इसको रिमार्क कर लेंगे, कहीं लिख लेंगे। ये पेन जो क्रिएट होता है हमारे शरीर के अंदर, जो पेन जनरेट होता है, दर्द की अनुभूति जो होती है बच्चों, वो ब्रेडिकाइनिन से होती है। किससे होती है बच्चों, ब्रेडिकाइनिन। और ये क्या होता है बच्चों, जो हमारा हिस्टामिन होता है, हिस्टामिन ही एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम क्या होता है, ब्रेडिकाइनिन। तो ये ब्रेडिकाइनिन की वजह से हमको पेन होता है। तो चार चीज़ें आप देख लेंगे, अर्थात इन्फ्लेमेशन में ये चार चीज़ें एक साथ आती हैं। कौन कौन, रूबर अर्थात रेडनेस, दूसरा ट्यूमर अर्थात स्वेलिंग, तीसरा कैलर अर्थात हीट, वहाँ अपने आप टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और चौथा जो होता है वो डॉलर अर्थात पेन या स्टिफनेस, वहाँ जकड़न हो जाएगा, बहुत अकड़न हो जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है बच्चों, पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये होता है लॉस ऑफ फंक्शन, अर्थात वहाँ अपना फंक्शन करना काम बंद कर देता है, अर्थात फंक्शन नहीं कर पाता है। तो ये पांच चीज़ें हैं। एक होता है रूबर रेडनेस, दूसरा होता है ट्यूमर अर्थात स्वेलिंग हो जाएगा, तीसरा कैलर अर्थात हीट जनरेट हो जाएगा, चौथा होता है डॉलर अर्थात वहाँ स्टिफनेस पेन हो जाएगा ड्यू टू द कलेक्शंस ऑफ द ब्रेडिकाइनिन, और चौथा पांचवा जो होता है बच्चों लॉस ऑफ फंक्शन, अर्थात वो फंक्शन करना बंद कर देगा। तो ये सब किसके साइन है बच्चों, इन्फ्लेमेशन के, अर्थात जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसका ये साइन है, अर्थात उसका पहचान है। जैसा कि आप यहाँ फिगर के माध्यम से देखिए, ये देखिए, ये किसी आदमी को चोट लग गया है, ठीक बच्चों। तो यहाँ सबसे पहले आप देखिए ये स्वेलिंग दिखाया जा रहा है, ये क्या है बच्चों, अर्थात यहाँ जहाँ चोट लग गया तो ये स्वेलिंग हो गया, सूजन हो गया। अब जब सूजन हो जाएगा बच्चों, तो ये ऐसे सूजन तो हुआ नहीं है, यहाँ क्या होगा, ब्लड का कलेक्शन हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेडनेस। तो सबसे पहले यहाँ स्वेलिंग हुआ, और दूसरा यहाँ क्या हो गया बच्चों, ये रेडनेस हो गया, लाल हो गया। तीसरा जब यहाँ रेड हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अर्थात यहाँ टेम्परेचर जनरेट करेगा। और फिर जैसे टेम्परेचर जनरेट करेगा, यहाँ चारों तरफ बहुत तेज़ी से असहनीय दर्द होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ब्रेडिकाइनिन, ठीक बच्चों। तो ये चार सिम्टम्स यहाँ एक साथ आते हैं, स्वेलिंग, रेडनेस, हीट जनरेशन एंड पेन, ठीक बच्चों। तो ये चार चीज़ क्या है, इन्फ्लेमेशन के साइन हैं, ठीक बच्चों। अगर बात हम करें अब इस इन्फ्लेमेशन मैकेनिज्म का, तो आप देखिए इन्फ्लेमेशन का मैकेनिज्म क्या है। इंजरी आर इन्फेक्शंस ऑफ फॉरेन बॉडी इन टिश्यूज, जब हमारे टिश्यूज़ में, हमारे बॉडी टिश्यूज़ में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन किसी फॉरेन पार्टिकल्स के द्वारा, किसी फॉरेन एंटीजन के द्वारा, या किसी प्रकार से इंजरी या किसी प्रकार का कट मार्क हो जाता है, किसी प्रकार से चोट लग जाए, तो क्या होगा बच्चों, डैमेज टू मास्ट सेल्स इन कनेक्टिव टिश्यू बेसोफिल्स इन ब्लड, अर्थात हमारा जो मास्ट सेल होता है वो डैमेज हो जाता है। क्या बच्चों, मास्ट सेल जो होता है वो हमारे कनेक्टिव टिश्यू में, अर्थात हमारा मास्ट सेल डैमेज हो जाता है। और ये मास्ट सेल किस में है बच्चों, अर्थात हमारा जो बेसोफिल्स होता है ब्लड के अंदर, जो बेसोफिल है, क्योंकि मैंने बताया था कि बेसोफिल क्या होता है बच्चों, ये हमारे WBC का मेंबर होता है। और बेसोफिल क्या होता है बच्चों, बेसोफिल में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ निकलता है, एक होता है हिस्टामिन, ठीक बच्चों, और दूसरा होता है क्या कहते हैं, हिस्टामिन निकलता है। ये हिस्टामिन्स क्या होता है बच्चों, ये देखिए मास्ट सेल, ये बेसोफिल्स के अंदर क्या पाया जाता है, मास्ट सेल पाया जाता है, ठीक बच्चों। तो यहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी निकलता है, ठीक बच्चों। मास्ट सेल से क्या निकलता है, ये हमारा जो बेसोफिल्स होता है, यहाँ से हिस्टामिन निकलता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स निकलता है, ठीक बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये क्या करता है, ये जो बेसोफिल हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है, उसके अंदर क्या होता है, हिस्टामिन, जो हमारा मास्ट सेल होता है बच्चों, ये डैमेज हो जाता है। क्या होता है बच्चों, ब्लड कैसा होता है, ब्लड इज ए टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, और उसी ब्लड के अंदर पाया जाता है बेसोफिल। बेसोफिल के अंदर जो मास्ट सेल है, मास्ट सेल डैमेज हो जाता है। जैसे ही मास्ट सेल डैमेज हो जाएगा बच्चों, वहाँ से रिलीज होता है, ये देखिए आपके सामने क्या रिलीज हो रहा है, हिस्टामिन, और दूसरा क्या है बच्चों, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट, आप कहीं इसको लिख लीजिए
कि जैसे हमारा मास्ट सेल किस में पाया जाता है, हमारा बेसोफिल्स में। बेसोफिल्स किसका मेंबर है, WBC का। और ये किसके माध्यम से आ रहा है, हमारे ब्लड सेल्स का, अर्थात जो हमारा ब्लड स्ट्रीम है ब्लड के साथ ही घूमता रहता है ना, जैसा कि मैंने बात किया। तो ब्लड के साथ ही घूम रहा है, ब्लड के अंदर हमारा बेसोफिल पाया जाता है। बेसोफिल के अंदर जो मास्ट सेल है वो डैमेज हो गया, और जैसे ही मास्ट फिल हमारा डैमेज होता है वैसे वो तुरंत क्या होता है, रिस्पॉन्ड करता है, वो रिलीज करता है दो केमिकल, एक हिस्टामिन, दूसरा होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो हिस्टामिन क्या करता है बच्चों, यह हिस्टामिन वेसोडाइलेशन का काम करेगा, अर्थात हमारे आर्टरी को या हमारे वेंस को, हमारे ब्लड कैपिलरीज को क्या करेगा, फैला देगा। वेसोडाइलेशन, इतना बड़ा अगर आर्टरी है तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे फैल जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, वेसोडाइलेशन, अर्थात वेसोडाइलेशन करा दिया। जैसे ही वेसोडाइलेशन करा देगा वैसे इंक्रीज ब्लड फ्लो एट साइट। तो हमारा जैसे ये, क्योंकि जब एरिया बढ़ जाएगा तो वहाँ ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड का कलेक्शन शुरू हो जाएगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आ जाएगा तो WBC दैट इज़ द मेनली न्यूट्रोफिल्स एडहेयर टू द इंडोथीलियम। तो ब्लड के अंदर का जो हमारा आर्टरी है बच्चों, जो हमारी ब्लड कैपिलरीज है, तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर की जो इनर वॉल होती है बच्चों, उसको हम इंडोथीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इंडोथीलियम। तो हमारा जो कैपिलरी वॉल है, कैपिलरी वॉल के अंदर का जो इनर लेयर है बच्चों, उसको हम इंडोथीलियम कहते हैं। तो वहाँ इंडोथीलियम पर ज़्यादा से ज़्यादा WBC का कलेक्शन होगा, और WBC मेनली किसका, न्यूट्रोफिल, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रोफिल वहाँ पहुँच जाएंगे। कहाँ, अर्थात जहाँ हमारा मास्ट सेल रप्चर हो रहा है। ठीक बच्चों, जहाँ चोट लगेगी, मैंने बताया कि मास्ट सेल रप्चर होगा, तो मास्ट सेल जब रप्चर होगा तो हमारा बेसोफिल्स क्या होगा, रिस्पॉन्ड करेगा, और वहाँ से दो चीज़ मास्ट सेल के द्वारा रिलीज कराएगा, एक हिस्टामिन और दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन। तो हिस्टामिन क्या करेगा, वेसोडाइलेशन का काम करेगा, और जैसे ही वेसोडाइलेशन का काम करेगा वहाँ ब्लड का फ्लो तेज हो जाएगा, और उस ब्लड के माध्यम से हमारे WBC के मेंबर्स आएंगे, और स्पेशली कौन आएगा, न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स क्या करेगा, अब वो न्यूट्रोफिल्स क्या करेगा, वहाँ पहुँच, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, किसी भी फॉरेन बैक्टीरिया, किसी फॉरेन वायरस या कोई ब्लड का कलेक्शन अगर हमारे डेड सेल हो गए हैं तो उनको खाने का काम करेगा। तो खाएगा कौन, न्यूट्रोफिल्स। तो यहाँ देखिए ये न्यूट्रोफिल्स क्या करेगा, उस वेसल से बाहर स्क्वीज आउट करके चला आता है, जिसको हम डायापेडेसिस कहते हैं, जिसको हमने अभी अभी अपने लेक्चर्स में ही बात किया था कि जब कोई WBC या न्यूट्रोफिल्स ब्लड कैपिलरी को छोड़कर स्क्वीज आउट करके बाहर टिश्यू के पास पहुंच जाता है तो उसको हम डायापेडेसिस कहते हैं। तो डायापेडेसिस उसी कहते हैं जब WBC उससे बाहर आता है। और यहाँ आने का काम कौन कराया, हिस्टामिन ने। हिस्टामिन कहाँ से रिलीज हुआ, मास्ट सेल से। ठीक बच्चों, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। अब देखिए, तो जब डायापेडेसिस हो गया तो डायापेडेसिस की प्रक्रिया मैंने बताया कि WBC अमीबॉयड मूवमेंट करता हुआ बाहर आता है, और उस अमीबॉयड मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, केमोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, केमोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। तो ये केमोट्रॉपिक मूवमेंट करता हुआ कहाँ आता है, टूवर्ड्स द फैगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजेंस एंड नेक्रोटिक सेल, अर्थात किसी पैथोजन को खाने के लिए वो आ रहा है, या फिर जो नेक्रोटिक सेल है, जो सड़ रहा है, जो मवाद बन रहा है, उस सेल को खाने का काम करेगा। कौन करता है, न्यूट्रोफिल्स। तो यही न्यूट्रोफिल्स हमारे ब्लड वेसल्स को, हमारे ब्लड स्ट्रीम को छोड़कर बाहर की ओर आएगा, किसके द्वारा, अमीबॉयड मूवमेंट करता हुआ, और उस अमीबॉयड मूवमेंट को हम केमोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। और वो किस पर्पज से आ रहा है, वो फैगोसाइटोसिस करने आ रहा है, खाने आ रहा है, किसको, किसी भी पैथोजेंस को, या जो नेक्रोटिक सेल हो चुका है, जो डेड सेल हो गया है, उसको खाने का काम करेगा। ये तो रहा एक हिस्टामिन का काम। दूसरा हिस्टामिन का काम जो हो रहा है, वेसोडाइलेशन हो गया। अब जब वेसोडाइलेशन हो जाएगा, वहाँ चोट लगा हुआ तो वहाँ हीट जनरेट होगा। मैंने बताया ना कि जब कहीं ब्लड का कलेक्शन बढ़ जाएगा, WBC ज़्यादा आ जाएंगे, तो वहाँ ये चारों मैकेनिज्म एक साथ करेंगे, वहाँ हीट जनरेट हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा ब्लड कलेक्ट हो गया तो रेडनेस होगा ही। साथ ही साथ ब्लड लीक करके बाहर की ओर आएगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लीक करके बाहर आ रहा है तो वहाँ क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये सब जो स्वेलिंग हो रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, तो ये सब जितने भी चीज़ हैं, फ्लूइड जैसे ही लीकेज करके आ रहा है, यहाँ स्वेलिंग हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ आप प्रोस्टाग्लैंडिन्स का फंक्शन देखेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है, स्टिमुलेट्स द पेन रिसेप्टर्स, अर्थात पेन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा, और वहाँ से ब्रेडिकाइनिन निकलेगा, और ये ब्रेडिकाइनिन क्या कराता है, पेन जनरेट कराता है। ठीक बच्चों, तो पेन को स्टिमुलेट करने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल केमिकल्स है बच्चों, उसका नाम प्रोस्टाग्लैंडिन्स है।
तो हमारे शरीर के अंदर जब कहीं चोट लगता है, जब कहीं नेक्रोटिक होता है, नेक्रोसिस होने लगता है, सड़न होने लगता है, तो जो वहाँ दर्द जनरेट होता है वो ड्यू टू द स्टिमुलेशंस ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और ये क्या करता है, एक रिसेप्टर्स के रूप में क्या करेगा, उसको दर्द की अनुभूति कराएगा। और वो किसके द्वारा दर्द होता है, ब्रैडिकाइनिन की वजह से। इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। तो ये हमारे इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस का क्या था, एग्जाम्पल्स था। ठीक बच्चों, तो आज बच्चों हम लोगों ने इनेट इम्यूनिटी के विषय में बहुत डिटेल्स में अध्ययन किया। अब अगले नेक्स्ट वीडियोस में बच्चों हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी के विषय में बात करेंगे, अर्थात एडाप्टिव इम्यूनिटी के विषय में बात करेंगे। उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर्स, आज का वीडियोस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। अगर कोई समस्या है तो हम आपके समस्या का समाधान 100% करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप बच्चों भी हमारे नए व्यूवर्स हों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने यार दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।